अध्याय 71 स्वर्ग का अभिमान। किन युन को बहुत आश्चर्य हुआ। शुरू में तो वह हथौड़ा निकालने को तैयार था, लेकिन उसने देखा कि जियाओ यूमेई ने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे पक्ष ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वह भी इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने अजीब मुक्के के जोर से बचने के लिए जल्दी से अपना शरीर हिलाया। हालांकि किन युन ने चकमा दे दिया, फिर भी उसके बाएं हाथ पर घूंसे की अजीब सी ताकत लगी। तेज दर्द हो रहा था। उसे बस एक पल के लिए हल्की सी खरोंच लगी थी। उसकी बांह के कपड़े फटकर टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसकी मजबूत बाईं बांह की त्वचा की एक परत मानो घिस गई हो। वह खून से लाल हो गई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि शुरू से आखिर तक उसे हवा का जरा भी एहसास नहीं हुआ। ऐसी शक्ति वाकई बहुत अजीब थी। इसके अलावा जियो यूमेई की गति बहुत तेज थी और यह बताना मुश्किल था कि उसकी गति तकनीक सिर्फ एक प्राकृतिक गति तकनीक थी। घटनास्थल पर कोई भी उसकी मार्शल आर्ट कौशल को नहीं देख सका, यहाँ तक कि वरिष्ठ लोग भी हैरान थे। सभी को अचानक लगा कि जियो यूमेई नकाबपोश आदमी की तरह ही रहस्यमयी थी। किन युन ने मुक्का चकमा दिया। जियाओ यू फिर तेजी से आगे आए, लेकिन जब वह उससे कुछ मीटर दूर थी तो उसकी हथेली ने उस पर वार किया। वह यहाँ है। वह जानता था कि यह एक अलग तरह की अजीब शक्ति है। इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी उस पर तेजी से कई हथेलियों के प्रहार करेगा। एक अदृश्य हथेली की शक्ति एक उफनती लहर की तरह थी। जियो यूमेई द्वारा प्रकट की गई शक्ति अभी भी पहले की तरह शांत थी, लेकिन यह अभी भी उत्पीड़न से भरी थी। अगर किन युन अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल भी करता तो भी वह शक्ति की आभा को महसूस नहीं कर पाता। उसे नहीं पता था कि यह आभा कहाँ से आती है, इसलिए वह बच नहीं सकता था। एकमात्र चीज जो वह कर सकता था वह थी बेतरतीब ढंग से एक मुक्का मारना और थंडर फोर्जिंग कौशल का उपयोग करके उस अजीब आंतरिक शक्ति को बेतरतीब ढंग से नष्ट कर देना जो उस पर आ रही थी। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा और 10,000 घोड़ों वाली हथेली का इस्तेमाल किया, जिसके बाद हवा का एक विस्फोट हुआ। दोनों चालें लगातार, सहज और तेज और बहुत ज्यादा शक्ति के साथ निकलीं। भीड़ तालियां बजाने ही वाली थी, लेकिन जियो यूमेई ने अपने हाथ की एक लहर से इन दोनों चालों को आसानी से भंग कर दिया था। भयानक बात तो वह अजीब शक्ति थी जिसने किन युन को प्रभावित किया। किन युन को पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। उसके शरीर पर 1 दर्जन से ज्यादा खूनी घाव थे। उसने जियाओ यूमेई को देखा, मुखौटे के नीचे उसकी भावहीन आंखों को घूरते हुए। उसका दिल चुपके से डर गया। आखिर यह कैसी शक्ति है? मैं उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। हालांकि यदि वह उसका प्रतिद्वंद्वी न भी होता तो भी वह ऐसे नहीं हार सकता था। जियो यूमेई हवा की तरह चली और पलक झपकते ही किन युन के सामने प्रकट हो गई। उसकी जेड जैसी हथेली किन युन की छाती पर लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई ताकत ही नहीं थी, लेकिन इससे वह द्वंद्व मंच के किनारे पर उड़ गया। किन युन जमीन पर पड़ा था और उसने मुंह भर खून उगल दिया। वह हैरान था और मन ही मन सोच रहा था, ये तात्विक ऊर्जा से नहीं बल्कि शरीर की ताकत से होता है। वह आंतरिक शक्ति पर निर्भर नहीं है, वह सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर इतनी मजबूत बन सकती है। ये कैसे संभव है? अचानक उसे एक कमजोर हलचल महसूस हुई और वह जोर से जमीन पर लुढ़क गया। जियो यूमेई एक छलांग के साथ उतरी। उसके पैरों के जमीन पर उतरने के बाद 20 मीटर के भीतर सभी पत्थर की ईंटें छोटे टुकड़ों में बिखर गईं, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। किन युन अपने शरीर में दर्द सहते हुए जमीन से उठा। जमीन में गड्ढा देखकर उसे डर और घबराहट हुई। न केवल वह बल्कि हर कोई जो कुछ देख रहा था उससे अचंभित था। यांग शियुए भी लगातार किन युन को आंख मार रही थी ताकि वह जल्दी से नीचे आ जाए। सराहनीय बात यह थी कि इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में किन युन ने फोर्जिंग हथौड़ा का उपयोग नहीं किया, क्योंकि जियो यूमेई ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। उसने खुद इसका इस्तेमाल नहीं किया। यही मार्शल आर्ट की भावना थी। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं प्रथम स्थान के बहुत करीब हूँ। जब तक मैं उसे हरा सकता हूँ मैं गहन हृदय घास प्राप्त कर सकूंगा। हृदय सूत्र की साधना के बाद मैं जल्द ही मार्शल बॉडी के छठे स्तर पर कदम रख सकूंगा। जब किन युन ने जियाओ यू को उछलते हुए आते देखा तो उसे तुरंत डर का एहसास हुआ। एक पल में ये डर उसकी जीतने की इच्छाशक्ति के आगे दब गया। बूम! उसने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। अपनी मुट्ठियों को हथौड़ों की तरह इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन टेम्परिंग आर्ट की पहली चाल दिखाए। थंडर स्टाइल के निकलते ही कंपन की एक विशाल और शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे जियो यूमेई को 10 मीटर से भी ज्यादा पीछे धकेल दिया गया। जियाओ यूमेई की शांत आंखों में अचानक आश्चर्य के भाव उभर आए, मानो उसने किन युन की अद्भुत शक्ति को पहचान लिया हो। किन युन ने मौके का फायदा उठाया और आगे बढ़ा। उसके कदम बिजली की तरह थे, जैसे उसने एक बार फिर मुक्का मारा हो। यह वार का जबरदस्त जोश था। गड़गड़ाहट की शक्ति प्रचंड और प्रचंड हवा के एक विस्फोट के साथ थी। उसने हमला करने वाली जियो यूमेई को 10 मीटर से ज्यादा पीछे धकेल दिया, ताकि जब तक वह उसे लड़ाई के मंच से नीचे गिरा सके उसे अपनी जीत मान लिया जाए। जियाओ यूमेई की रक्षा इतनी मजबूत थी कि ड्रैगन स्ट्रेंगलिंग फिस्ट के 6 वार झेलने के बाद भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन युन की ताकत अचानक इतनी बढ़ जाएगी। उसने एक के बाद एक कई वार किए। बहता हुआ प्रकाश रूप। किन युन ने तुरंत तीसरी चाल चली, भूस्खलन रोक। ये ड्रैगन फोर्जिंग मुट्ठी की चौथी चाल थी। जैसे ही यह मुक्का मारा गया, युद्ध मंच हिंसक रूप से हिल उठा, मानो वह ढहने वाला हो। ये कुछ ऐसा था जिसे किन युन ने कंपन की शक्ति से उत्पन्न किया था। ये शक्ति बेहद भयानक थी। जियो यूमेई को 30 मीटर से अधिक पीछे धकेल दिया गया। 100 मीटर और हर कोई नकाबपोश आदमी की ताकत से हैरान था, खासकर अभी हुए हमले से। किन युन जोर जोर से हाँफने लगा।
वह पहले से ही घायल था। हालांकि सिक्स जिंग लॉन्ग स्टाइल्स के पीछे की चालें शक्तिशाली थीं, लेकिन उन्होंने उसकी आंतरिक ऊर्जा का बहुत ज्यादा उपभोग कर लिया। ये पहली बार था जब वह आघात की पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था। जीतने के लिए वह अपनी दलाइमान मार्शल स्पिरिट को उजागर करने से नहीं डरता था। अधिक से अधिक एक नकाबपोश व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान केवल डुआन गान और मेंग फेई लिंग को ही पता थी। अपनी खपत कम करने के लिए किन युन ने पहला कदम उठाया। उसने थंडरक्लैप स्टाइल का प्रदर्शन किया। जियो यू मेई वापस नहीं लड़ सकी क्योंकि किन यू का हमला बहुत तेज था और उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। विशेषकर उस सदमे की लहर ने उसे सबसे अधिक झकझोर दिया। कुछ समय बाद जियो यू मेई अभी भी लड़ाई के मंच के किनारे से 30 मीटर दूर थी। वह गिरने वाली थी। सभी लोग मैच को ध्यान से देख रहे थे और उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। वहाँ बहुत शांति थी। तियान किन और तियान जियाओ के लोगों को जियाओ यू मेई के चोटिल होने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी ताकत के आगे उसका एक भी बाल नहीं गिरेगा। वे बस उसे मंच से नीचे नहीं गिराना चाहते थे। बेशक अगर वह मंच से नीचे गिर भी जाती तो भी अपनी ताकत के बल पर उसके लिए पहला स्थान वापस लेना आसान होता। मैं फिर से माउंटेन कोलैप्सिंग स्टांस का उपयोग करूंगा और उसे एक ही बार में युद्ध मंच से बाहर कर दूंगा। किन यून ने अपने दांत पीस लिए और माउंटेन क्रैश स्टांस के साथ द्वंद्व मंच एक बार फिर कांप उठा। हालांकि इससे जियो यू मेई पीछे नहीं हटी, वह हिली भी नहीं। अचानक चिलचिलाती गर्म आंतरिक क्यूई की एक धारा बाहर निकली और पूरे हिडन ड्रैगन डोजो को घेर लिया। यह जियाओ यू मेई की आंतरिक क्यूई थी। उसने आखिरकार अपनी आंतरिक क्यूई का इस्तेमाल कर ही लिया था। यह आंतरिक शक्ति वास्तव में इतनी भयानक थी और यह अग्नि गुण वाली भी थी। ये स्पष्ट था कि उसकी युद्ध आत्मा अग्नि गुण वाली थी। उसने हल्की सी खर्राटे लिए और अपना जेड जैसा हाथ हिलाया। एक बैंगनी सुनहरी लौ प्रकट हुई और एक प्रचंड नरक की तरह किन यून की ओर बढ़ी। उसने जो ज्वाला छोड़ी वह बैंगनी सुनहरी ज्वाला थी। वह पुष्टि कर सकता था कि उसकी योद्धा आत्मा बैंगनी सुनहरी योद्धा आत्मा थी। इससे सभी लोग हैरान हो गए। जियो यू मेई की मार्शल स्पिरिट आखिरकार उजागर हो ही गई। उसे बस यह नहीं पता था कि यह कौन सी अग्नि मार्शल स्पिरिट थी। न केवल लपटें बल्कि पहले से मौजूद अजीब शक्ति भी आश्चर्यजनक थी। किन यून का शरीर उस शक्ति से क्षत विक्षत हो चुका था और अब जियो यू मेई ने दोनों ऊर्जाओं को एक साथ मिला दिया था। मैं जरूर हार जाऊंगा, किन यून ने पूरी ताकत से विरोध किया। वह बेहद सदमे में था क्योंकि उसका शरीर भयंकर लपटों में घिरा हुआ था। उसने जल्दी से अपना मुखौटा उतार दिया, अन्यथा यदि मुखौटा पिघलकर उसके चेहरे पर लग जाता तो उसका चेहरा खराब हो जाता। नकाबपोश व्यक्ति को आग की लपटों में घिरा देखकर भीड़ को पता चल गया कि परिणाम तय हो चुका है और वे अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले नकाबपोश व्यक्ति की अग्नि आंतरिक शक्ति अत्यंत भयानक थी, लेकिन अब वह इस अग्नि आंतरिक शक्ति से दब गई थी। किन यून, जो आग से बचाव कर रहा था, अचानक अपने आसपास की लपटों में उतार चढ़ाव महसूस किया। वह घबरा गया और सोचने लगा, वह हमला कर रही है। चलो पूरी ताकत लगा दें। फोजिंग ड्रैगन फॉर्म की 5वीं चाल, फॉलिंग स्टार रुक। एक विस्फोटक गर्जना के साथ उसकी मुठियां टूटते तारों की तरह थीं, जैसे वे आग की लपटों के साथ टिमटिमा रही हों और जियो यू मेई की ओर दौड़ रही हों। इस समय उसने अचानक महसूस किया कि उसकी दोनों भुजाएं अंतहीन दर्द में थीं, मानो वे फटने वाली थीं क्योंकि प्रभाव से उत्पन्न बल बहुत मजबूत था। केवल आंतरिक शक्ति ही इतनी शक्तिशाली शक्ति रख सकती है। किन यून, जो मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर था, ने वास्तव में अपनी आंतरिक शक्ति का गठन किया था। अध्याय 72 हिडन ड्रैगन फर्स्ट। जियो यू मेई आग की लहर में दौड़ी और अचानक उसे अपनी ओर आती हुई आंतरिक शक्ति का एहसास हुआ। उसे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी प्रबल आंतरिक शक्ति वास्तव में मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर किसी ने बनाई थी। बूम! किन यून ने अपनी आंतरिक शक्ति को मुक्त करते हुए उल्कापिंड तोड़ने वाली मुट्ठी से प्रहार किया। दो टूटते तारों की तरह यह मुक्का शियाओ यू मेई के शरीर पर लगा, जिससे वह कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हो गई। क्या ये काम कर गया? किन यून की बाहों में भयंकर दर्द हो रहा था और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके आसपास अभी भी आग की लपटें जल रही थीं। आग की लपटों के बीच किन यून को कोई नहीं देख सकता था। वे बस आग के बुझने का इंतजार कर सकते थे। जियो यू मेई द्वारा छोड़ी गई बैंगनी सोने की लपटें बेहद तीव्र थीं, जिससे किन यून को जलन महसूस हुई। किन यून ने अग्नि में भी साधना की थी। अपनी बैंगनी सुनहरी अग्नि शक्ति के साथ वह अग्नि की आंतरिक तात्विक ऊर्जा का उपयोग करके लपटों का सामना कर सकता था। अगर ऐसा न होता तो वह जलकर राख हो जाता। वह यह नहीं देख पा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। नहीं कोई उसे देख पा रहा था क्योंकि चारों ओर आग लगी हुई थी। किन यून की बाहों में बहुत दर्द हो रहा था। वह अब हिलना डुलना नहीं चाहता था। वह बस चुपचाप बैठकर अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहता था। एक फुसफुसाहट के साथ आग फिर से हिंसक रूप से हिलने लगी। जियो यू मेई ने फिर से हमला किया था, जिससे किन यून का दिल धड़कना बंद हो गया था। यद्यपि अभी हुआ हमला बहुत जोरदार था, फिर भी उसे कोई चोट नहीं आई। आग की लपटों के अंदर किन यून ने सफेद कपड़ों वाली लड़की को देखा। उसका चेहरा देखकर वह दंग रह गया। युवती का मुखौटा टूट चुका था। जब वह अंदर आए तो उसने किन यून का चेहरा देखा। उस जैड जैसे चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ साथ आश्चर्य भी था। किन यून की उल्का बौछार ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने उसका मुखौटा नष्ट कर दिया। यह एक जाना पहचाना और सुंदर चेहरा था। जियो यूएरान। यह महिला वास्तव में जियो यूरान थी। हालांकि किन यून को पूरा यकीन था कि जियाओ यूएरन इतनी छोटी नहीं थी, बल्कि थोड़ी लंबी थी।
इसके अलावा वह बिल्कुल जियाओ यूएरन जैसी ही थी। कुछ समय पहले जियाओ यूलैन चुपके से हुआ लिंग वू अकादमी में घुस गई थी और एक बार उससे मिली थी, इसीलिए उसे वह बहुत अच्छी तरह याद थी। यह आप है, किन यून और जियो यूएलन ने एक सुर में कहा। आप जियाओ यू मेई नहीं हैं। किन यून ने गहरी सांस ली और आश्चर्य से कहा, आप जियाओ युलान हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि जियो युलान यहाँ क्यों आया है। हालांकि इससे ये समझा जा सकता है कि यदि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी करता तो भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि जियो युलान, जिसने मार्शल आर्ट में उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा की थी, मार्शल बॉडी क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक मार्शल कलाकार था। मेरी बहन लड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं उससे मिलने आई और मैंने उसकी लड़ाई में मदद की। जियाओ युलान ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैंने हड्डी सिकोड़ने वाली कला का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका आकार मेरी छोटी बहन के आकार जैसा ही है। किन यून के मुंह के कोने हल्के से फड़क उठे। किसी को पता नहीं था कि मार्शल बॉडी के 8वें स्तर पर मौजूद जियाओ युएलन अपनी बहन की जगह युद्ध करने आई है। हालांकि उसने मुखौटा पहना हुआ था। वे सगी बहनें थीं और मंच पर खून टपकाने की परीक्षा पास कर सकती थीं। ठीक है, तुम जीत गए, किन यून ने असहाय होकर आह भरी। अब जब वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी जियाओ युलान है, जो मार्शल बॉडी के 8वें स्तर पर था, तो वह केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकता था। जियाओ युलान ने एक और मुखौटा निकाला और उसे अपने चेहरे पर लगाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। किन यून को ये शब्द अकल्पनीय और आकर्षक लगे। जैसे ही वह कुछ कहना चाहता था, उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास से लपटें अचानक गायब हो गई हैं। इस क्षण सभी ने उसका असली रूप देख लिया था। वहां उपस्थित कई लोगों ने उसे पहले भी देखा था और उसका चेहरा देखकर वे सभी हैरान रह गए। क्या ये किन यून नहीं है? ये किन यून है। वह असल में ड्रैगन का हत्यारा है। ये किन यून है। हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड तुरंत शोर और आश्चर्य से भर गया। ये स्पष्ट था कि यह घटना कितनी अप्रत्याशित थी। हर कोई हैरान था। किन जेंग फेंग और किन फेंग ने निराशा में एक दूसरे को देखा, खासकर किन फेंग। उसे हैरानी तो हुई ही, साथ ही उसे बहुत जलन भी हुई, क्योंकि उसे किन यून के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। किन जेंगफेंग ने अपनी मुठियां कस लीं। वह किन यून के बारे में जानता था, लेकिन उसने अपनी आंखों से कभी किन यून की ताकत नहीं देखी थी। अब जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दरिद्र राजकुमार, जिसकी 4 आत्माशिराएं कुछ साल पहले नष्ट कर दी गई थीं, वास्तव में ड्रैगन हत्या करने वाला नकाबपोश व्यक्ति होगा जिसने पूरे शाही शहर में सनसनी फैला दी थी। ये फिर से वही शापित आदमी है। बेईजुबानकुन ने धीमी आवाज में डांटा, राजकुमारी यू मेई, उसे जल्दी से मार डालो। यान यू का चेहरा गुस्से से भर गया और वह चिल्लाई, उसे हार मानने का मौका मत दो, इसे हटाओ। किन तियानी भी मार्शल स्टेज के पास पहुंची और जोर से चिल्लाए, इसी ने जियाओ लैंग को बुरी तरह घायल किया था। जल्दी से अपने शाही भाई का बदला लो, यू मेई, जल्दी करो और उसे खत्म कर दो। यह आदमी शैतानी कला सीखता है, ये तो एक आफत है। किन फेंग चिल्लाया, और तो और, ये कभी तुम्हारी बहन का मंगेतर था। अगर तुम उसे नहीं मारोगी तो ये तुम्हारी बहन की जिंदगी पर एक कलंक बन जाएगा। प्रसिद्ध संप्रदायों के कई अनुयायी मूल रूप से किन यून से ईर्ष्या करते थे। अब स्काईहाउल और तियानाकिन का पक्ष लेने के लिए उन्होंने जोर से चिल्लाकर जियाओ यू मेई से कहा कि वह किन यून को जल्दी से मार डाले। किन यून जमीन पर ऐसे बैठा था मानो कोई अपाहिज हो। जमीन पर गिरते ही उसकी बाहों की त्वचा फट गई और उसे गंभीर चोटें आईं। उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी, वह बोल भी नहीं सकता था और जियो युलान के अगले हमले का इंतजार कर रहा था। सीनियर्स बहुत हैरान थे। अगर उन्होंने अपनी आंखों से न देखा होता तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि किन यून में इतनी ताकत है। खासकर जब उसने पिछले मुकाबलों में जियाओ लैंग के साथ मुकाबला किया था तो उसने जितने भी जानवरों की खाल के ताबीज फेंके थे वे सब उसने ही बनाए होंगे, और वो हथौड़े की तकनीक भी अकल्पनीय थी। वो जियाओ लैंग को हराने में सक्षम थी। ऐसी प्रतिभा उन कई छात्रों के समान थी जिन्हें विशेष रूप से ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी में भर्ती किया गया था। जियाओ युलान गर्व से खड़ी होकर किन यून को देख रही थी, जो जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें मुखौटे के नीचे थीं। सबको अजीब लगा, इतने दिनों से वह हमला क्यों नहीं कर रही थी। बस एक साधारण चाल से वह किन यून को मारने और खुद के लिए एक नाम बनाने में सक्षम होगा। बेशक केवल किन यून ही जानता था कि वह जियो युलान थी। अचानक उसने अपनी चाल चल दी। जैसे ही उन्होंने उसे किन यून की गर्दन पकड़ते देखा, सभी लोग तुरंत उत्साह से उबल पड़े। उसके लिए जख्मी किन यून को उठाना बहुत आसान था। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो किसी को मत बताना कि मैंने यू मेई की जगह ले ली है। जियाओ युलान की आवाज धागे जैसी तीखी थी। किन यून के कानों में ये बात पहुंची इससे पहले कि वह उसे नीचे गिराता। फिर वह मुड़ी और द्वंद्व मंच से नीचे उतर गई। जियो युलान वास्तव में मंच से नीचे चला गया। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मंच से नीचे उतरने का मतलब था हार स्वीकार करना। उसने वास्तव में उस विजय को त्याग दिया जो उसके सामने थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? उसकी हरकतें देखकर सब दंग रह गए। यहाँ तक कि किन यून भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि यह सच था। उसने हमेशा सोचा था कि जियो युलैन उससे दिल से नफरत करती है, क्योंकि वह कभी जियाओ युएलन का मंगेतर था और औरतें सचमुच अच्छी प्रतिष्ठा चाहती थीं। इसके अलावा उसकी पिछली बदनामी उस पर, स्वर्ग की बेटी पर, एक दाग ही कही जा सकती थी। लेकिन इस समय जियो युलैन ने वास्तव में उसे पहला स्थान दिया था। किन फेंग और ये चोंगलेई ने किन यून को देखते ही अपने दांत पीस लिए। वे इतने ईर्ष्यालु थे कि उनकी आंखें लाल हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने कई लोगों को धीमी आवाज में ये चर्चा करते सुना था कि कैसे जियाओ यू मेई किन यून की प्रशंसक है।
इसीलिए उन्होंने पहला मैच छोड़ दिया था। ड्रैगन को मारकर जीत। हिडन ड्रैगन रैंक की पहली रैंक पर आगे बढ़ते हुए रेफरी ने एक क्षण के सदमे के बाद चिल्लाया। मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक व्यक्ति ने वास्तव में हिडन ड्रैगन रैंक पर नंबर 1 तक लड़ाई लड़ी। अब दूसरी शक्तिशाली जियो यू मेई थी। किसी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। जब तक वह इसी तरह आगे बढ़ती रहेंगी, किसी के लिए भी प्रथम स्थान से हटना मुश्किल होगा। यांग शियुए आश्चर्यचकित रह गई जब वह द्वंद्व युद्ध मंच तक गई और किन युन को उतरने में मदद की। स्वर्गीय किन साम्राज्य के पुराने अधिकारी केवल असहाय होकर देख सकते थे कि किन युन को ले जाया जा रहा है। उस समय जिस युवराज को उन्होंने अपने हाथों से अपंग बना दिया था, वह अब किन जेंगफेंग और किन फेंग जितना ही प्रतिभाशाली था। इसका मतलब था कि भविष्य में इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह बेजोड़ ताकत वाला मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर बन जाए या फिर रहस्यमयी छापों वाला ग्रैंडमास्टर भी बन जाए। इससे कई लोग चिंतित हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि जियो यू मेई ने किन युन पर नजरें गड़ा दी हों? हालांकि किन युन की ताकत उससे कम है, लेकिन उसकी प्रतिभा भी कम नहीं है। वह अभी भी सबसे कम उम्र का सिंबल मास्टर है और उसके पास बैंगनी सोने जैसी अग्नि मार्शल स्पिरिट है। जियाओ युलान का युवराज से विवाह करना और जियाओ यू मेई का किन यू से विवाह करना बुरा नहीं है। यह मजेदार होगा। स्वर्गीय किन महारानी निश्चित रूप से अच्छी तरह सो नहीं पाएंगी। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। तियानकिन के 3 राजकुमारों किन जेंगफेंग, किन फेंग और किन तियानी सभी के चेहरों पर बेहद बदसूरत भाव थे। खासकर किन फेंग। वह जियो यू मेई का दिल जीतना चाहता था, लेकिन जियो यू मेई ने उसकी तरफ सीधे देखा तक नहीं। अध्याय 73 निमंत्रण। हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता की रैंकिंग में बड़ा बदलाव आया है। बहुत से लोग उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब जियो यू मेई चैंपियन किन युन को चुनौती देगी। उन सभी का मानना था कि उसे स्वर्गीय दहाड़-शाही परिवार या ब्लैक लेवल मार्शल अकादमी के दबाव से किन युन को चुनौती देने और फिर से पहला स्थान लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। किन युन की चोटें ज्यादातर उसकी बाहों की वजह से थीं। उल्का बौछार से उसने अपनी आंतरिक शक्ति विकसित कर ली थी, लेकिन अब उसकी बाहें उसे झेल नहीं पा रही थीं और उसकी मांसपेशियां फट गई थीं। सौभाग्य से उनका शरीर बहुत मजबूत था और समय पर उनका इलाज हो गया, इसलिए उनकी चोटें स्थिर हो गईं। इस बार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर जियाओ यू मेई इतनी बेरहम और निर्दयी औरत है तो अंजाम अकल्पनीय होगा। यांग शियू ने सावधानी से किन युन की बाहों पर पट्टी बांधी। अंदर कुचले हुए अमृत थे। किन युन ने पहले ही जियाओ युएलन से वादा किया था कि वह उसे बदलने के बारे में कुछ नहीं कहेगा, इसलिए उसने यांग शीशी को अंदर की कहानी नहीं बताई। यांग शियू ने स्तब्ध किन युन को देखा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या अब तुम लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय हो? पहले क्यूई मिलियन और मेंग फी लिंग थी और अब जियो यू मेई हैं। किन युन ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मैं छोटी मेई लियान को सिर्फ अपनी बहन मानता हूँ। सीनियर मेंग मेरी दोस्त है, इसलिए हम दोनों के बीच कोई अनबन नहीं है। जहाँ तक जियाओ यू मेई की बात है, मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। डोंग डोंग डोंग। दरवाजे पर दस्तक हुई और डुआन कियान चिल्लाया, किन युन, कोई तुम्हें देखना चाहता है। यांग शियू ने तुरंत दरवाजा खोला और चौंक गई। डुआन कियान के अलावा वहाँ सफेद पोशाक में नकाब पहने एक औरत थी। वह जियाओ युएलन थी, जो उसकी छोटी बहन होने का नाटक कर रही थी। मैं पहले विदा लूंगा। डुआन गान उसके बोलते ही चला गया। अंदर आओ, यांग शियू ने नकाबपोश महिला से धीरे से कहा। जैसे ही जियो यू लैन अंदर आए, उसने अपना मुखौटा उतार दिया और उसका चेहरा ठंडे अहंकार से भरा हुआ दिखाई दिया। जब यांग शियू ने ये देखा तो वह इतनी हैरान हुई कि बोल ही नहीं पाई। जियाओ युलान किन यू के पास आई और उसकी बाहों को देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये अपंग तो नहीं है ना? किन युन ने जियाओ युएलन को देखा और अपना सिर हिलाया। जियाओ युरान ने ठंडे स्वर में कहा, भले ही आप अपंग हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये किन युन की अपनी चोटों के कारण हुआ था। जियाओ युएलन एक कुर्सी पर बैठ गई और अपनी टांगें ऊपर उठा लीं। उसने अपनी ठंडी हड्डियों को चीरती आंखों से किन युन को गौर से देखा। किन युन उसकी निगाहों के नीचे कुछ असहज महसूस कर रहा था। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं और उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें मुझे हिडन ड्रैगन रैंक का पहला रैंक दिलाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा? यह मेरी समस्या है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जियो यू लैन ने यांग शियू को देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम उसकी मार्शल स्पिरिट के बारे में जानते हो? यांग शियूए बैठ गया, कुछ देर सोचा और बोला, क्या ये ऑसिलेटिव मार्शल स्पिरिट के बारे में है? मुझे पता है। जब जियाओ युलान ने ये सुना तो उसने अपना मुखौटा पहन लिया। वह उठकर दरवाजे की तरफ चली गई। किन युन की ओर पीठ करके उसने गहरी आवाज में पूछा, इसके बारे में और कौन जानता है? जियाओ लैंग। किन यू ने कहा, जब मैंने उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा की तो मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ा। जियाओ युएलन दरवाजे के सामने आई और उसका स्वर गंभीर हो गया, मानो वह किन युन को गंभीरता से डांट रही हो। तुम्हें तियानशुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी का निमंत्रण अस्वीकार कर देना चाहिए। अगर तुम इसमें प्रवेश करना चाहते हो तो स्टार ब्लैक मार्शल स्कूल चुन सकते हो। वह आगे बोलने से पहले रुकी, और हाँ, अगली बार जब तुम अपनी सोनिक मार्शल स्पिरिट दिखाओ तो किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। मैं देखती हूँ कि क्या मैं जियाओ लैंग को संभालने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो तो वैसे भी मर चुका है। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और चली गई। किन युन यांग शियू को देखते ही सिहर उठा। उसने देखा कि उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया है। उसकी भौहें ऐसे सिकुड़ी हुई थीं मानो वह कुछ सोच रही हो। लगता है वह आपकी मदद कर रही है, यांग शियूए ने कहा। किन युन भी इसे भांप गया था।
हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों करेगी। समय उड़ गया। अंततः हिडन ड्रैगन रैंक पर मुहर लग गई। इस अवधि के दौरान मेंग फेई लिंग ने कुछ बार किन यून का दौरा किया था। क्यूई मिलियन भी अपनी चोटों से उबर चुकी थी। वह किन यून को अलविदा कहने में बेहद हिचकिचा रही थी। इसके साथ ही उसने और उसकी शिक्षिका ने ब्लैक स्टार अकादमी की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। जियाओ युएलन दूसरे स्थान पर खड़ी थी और कोई भी उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहा था। ऐसे में किन यून का प्रथम स्थान पर आना निश्चित था। शीर्ष 10 में प्रवेश करने वालों को हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड के मुख्य युद्ध मंच पर अपना पुरस्कार प्राप्त हुआ। दर्शकों में सभी लोग किन यून से ईर्ष्या करते थे क्योंकि वह हृदय को जमा देने वाले शास्त्र का उपयोग करने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किंवदंतियों में रहस्यमय हृदय घास एक बहुत ही विशेष और शक्तिशाली हृदय सूत्र बना सकती थी। ये भविष्य में बेहद उपयोगी थी। किन यून ने डुआन कियान द्वारा दिया गया छोटा जेड डिब्बा लिया और उसे देखने के लिए खोला। डिब्बे के अंदर एक घास थी जो सफेद क्रिस्टल जैसी दिख रही थी। उसमें से एक क्रिस्टल जैसी चमक निकल रही थी। अन्य लोगों के पास भी पुरस्कार थे, केवल गोलियां और क्रिस्टल सिक्के। किन यून ने जियाओ युएलुआन की तरफ देखा, जिसने नकाब पहना हुआ था। वो अब भी उतनी ही ठंडी थी और उसकी हत्या की मंशा खतरनाक थी। उसे अचानक लगा कि जियाओ युलैन के व्यक्तित्व को देखते हुए उसके लिए किन जेंग फेंग से शादी करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि जियाओ युलैन ने पहले ही किन जेंग फेंग से सगाई करने का फैसला कर लिया था। जब उसने ये सोचा तो उसे अपने हृदय में एक अजीब सी रुकावट महसूस हुई। किन फेंग ने धीमी आवाज में कहा, प्रथम स्थान पाने के लिए कनेक्शन पर निर्भर रहना इसका क्या मूल्य है। न केवल किन फेंग अच्छे मूड में नहीं थे, बल्कि शीर्ष 10 में से कुछ लोग भी यही सोच रहे थे। गहन हृदय घास मूल रूप से उनके लिए तैयार की गई थी, लेकिन अब उसे एक बाहरी व्यक्ति ले गया था। इसके अलावा वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर का एक व्यक्ति था। मेंग फी ने प्यार भरी हंसी के साथ कहा, तुम सब अपनी कमजोरी छिपाने के लिए बस यही बहाना बना सकते हो। तुम निकम्मे बदमाशों में नंबर 2 के तौर पर किन यून को चुनौती देने की भी हिम्मत नहीं है। किन फेंग और अन्य लोगों ने पहले भी मेंग फी लिंग को चुनौती दी थी, लेकिन वे उसे हरा नहीं सके। मेंग फी लिंग ने दूसरे स्थान की उम्मीदवार को भी चुनौती दी थी, लेकिन कुछ मुकाबलों के बाद वह हार मान गई। किन फेंग, ये चैनल ए और क्यूई जू अभी भी आश्वस्त नहीं थे। उनके पीछे की शक्ति ने उन्हें उबरने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च कर दिए थे, लेकिन अंत में वे किन यून से नहीं मिल पाए। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोशिशें बेकार गईं। अचानक मंच के नीचे से कुछ लोग बाहर निकले। वे सभी 40-50 साल के अधेड़ उम्र के पुरुष थे। जब किन फेंग और बाकी लोगों ने उन्हें ऊपर आते देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव थे। वे इस व्यक्ति को जानते थे। यांग शियुए भी जल्दी से वहां आया और इन कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को पहचानता हुआ प्रतीत हुआ। डुआन कियान के साथ किन यून निश्चिंत महसूस कर रहा था। उसे इस बात का डर नहीं था कि दूसरे लोग उसके साथ कोई गड़बड़ करेंगे। किन यून, मैं तियानशुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी का एक शिक्षक हूँ। मेरा नाम लियू निंग है। चिंता मत करो। एक नीले कपड़े पहने दुबले पतले चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका व्यवहार काफी अच्छा था। तियानक्सुआन मार्शल स्कूल के शिक्षक निश्चित रूप से कमजोर नहीं थे। किन यून को तुरंत जियाओ युलान की याद आ गई कि उसे तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या बात है? किन यून ने पूछा। ये तथ्य कि आप मार्शल बॉडी के 5वें स्तर की अपनी साधना से हिडन ड्रैगन रैंक का पहला रैंक प्राप्त करने में सक्षम है, आपकी प्रतिभा को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। हमने आपको प्रोफाउंड स्काई मार्शल स्कूल में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। लियू निंग मुस्कुराई। भीड़ को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। किन यून के पास योग्यता थी। लियू निंग ने यांग शियुए को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, जैसे कि वह उससे बात करना चाहता हो। किन यून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आपके अच्छे इरादों की सराहना करता हूँ। उसने इनकार कर दिया। किन फेंग और बाकी सभी लोग हैरान थे। अगर वो होते तो उनके पास तुरंत सहमत होने का समय नहीं होता। ये जानना आवश्यक है कि वे न केवल अत्यंत क्रूर परीक्षण से गुजरे थे, बल्कि स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल में प्रवेश की अनुमति मिलने से पहले उन्होंने कुछ शर्तों पर भी सहमति व्यक्त की थी। हालांकि किन यून ने इस तरह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। कई विशेषज्ञों का मानना था कि किन यून पागल हो गया है। लियू निंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, किन यून, तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। यह एक दुर्लभ अवसर है। अगर तुम हमारे तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स स्कूल में दाखिला लेने के इच्छुक हो तो तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। तुम इस अवसर को नहीं खो सकते। अगर तुम परीक्षा पास करके मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश पाना चाहते हो तो ये बहुत मुश्किल होगा। किन यून ने अंदाजा लगा लिया था कि इन ब्लैक लेवल मार्शल अकादमियों में दाखिल होने के लिए उसे कुछ शर्तें माननी ही होंगी। अगर नहीं तो फिर इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है। इसके अलावा यदि कोई परीक्षा उत्तीर्ण भी कर लेता है तो भी उसे उन शर्तों से सहमत होना होगा। अध्याय 74 विशाल आत्मा राजा हथौड़ा। लियू निंग ने किन यून को हिचकिचाते देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शिक्षिका यांग शियू तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी से आए हैं। उनके इतने उत्कृष्ट होने में हमारी मार्शल आर्ट्स अकादमी के पालन पोषण का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। यांग शियू, उसे मनाओ। यांग शियू दुखी दिखी, उनका चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, चुनाव उन पर निर्भर है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसके जवाब से लियू निंग और बाकी लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए। उनकी आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। जब किन यून ने ये देखा तो वह मन ही मन घबरा गया। उसने तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी न जाने का और भी दृढ़ निश्चय कर लिया।
मुझे लगता है कि रहस्यमय मार्क्स पैलेस में रहना अच्छा है। किम यून मार्क्स हॉल से बाहर निकलकर लियू निंग और कंपनी को ये बताने आया था कि मार्क्स हॉल उनकी रक्षा कर रहा है। लियू निंग मुस्कुराया। उसकी मुस्कान थोड़ी रूखी थी और उसका हाव भाव अजीब था। उसका स्वर और भी ठंडा हो गया जब उसने कहा, चूंकि ऐसा ही है तो हम आपके फैसले का सम्मान करेंगे। उसने किन फेंग और बाकी लोगों की तरफ देखा, फिर किन यून से कहा, गहन हृदय घास अकादमी के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उन्हें गहन हृदय घास वापस छीनने का मौका देंगे। बेशक, मैं आपके साथ अन्याय नहीं करूंगा। जैसे ही किन यून मना करना चाहता था, लियू निंग ने कहा, ये कैसा रहेगा? तुम क्यूई जू, किन फेंग और ये चैनलेई के खिलाफ लड़ो। तुम्हें किसी भी हथियार के स्पिरिट रूम का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। अगर तुम हार गए तो मुझे प्रोफाउंड हॉट ग्रास दे दो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें विशाल स्पिरिट किंग हैमर का ब्लूप्रिंट दूंगा। भविष्य में तुम्हें एक शिलालेख मास्टर बनना होगा। और विशाल स्पिरिट किंग हैमर एक रॉयल ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। रॉयल ग्रेड आत्मा हथियार। हालांकि यह सिर्फ एक खाका था, ये बेहद मूल्यवान था। इसे अनमोल कहा जा सकता है। स्पिरिट हथियारों को निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी में विभाजित किया जाता था। यह एक सामान्य बात थी। दूसरी ओर उत्तम और शाही श्रेणी की वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ थीं और उन्हें परिष्कृत करने के लिए ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती थी। विशालकाय आत्मा राजा हथौड़ा हमारी तियानगसुआन मार्शल अकादमी का सबसे अनमोल खजाना है। लियू निंग मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम डुआन गान से पूछ सकती हो। वह जरूर इसे चाहेगा। किन यून ने किताबों में विशाल आत्मा राजा हथौड़े के बारे में पढ़ा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि यह हथौड़ा कितना शक्तिशाली है। अगर वह भविष्य में एक शाही स्तर की आत्मा कलाकृति बनाना चाहता था तो उसे ये ब्लूप्रिंट हासिल करना ही था। इसके अलावा वह क्यूई जू और किन फेंग से, खासकर क्यूई जू से, दिल से नफरत करता था। वह भविष्य में क्यूई मिलियन से बदला लेने के तरीके जरूर सोचेगा। उसे उससे छुटकारा पाना ही होगा। जहां तक किन फेंग की बात है, वह निश्चित रूप से किन जिंगफेंग का विश्वसनीय सहयोगी बन जाएगा। किन यून ने जियाओ युएलन की तरफ देखा और उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। वह घबरा गया क्योंकि उसकी आंखों में तीव्र लड़ाकू भावना भरी हुई थी। झगड़ा करना। जियाओ युलैन की तेज आवाज अचानक गूंज उठी। सिर्फ किन यून ही उसे सुन सका। जब उसने ये शब्द सुना तो उसने गहरी सांस ली। यदि वह हार गया और गहन हृदय घास अभी तक गर्म नहीं हुई तो उसे इसे किसी और को देना होगा, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। ठीक है, किन यून ने अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाया। अंत में उसने फिर भी किन फेंग और अन्य दो के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। जब उन्होंने किन यून को सहमत होते देखा तो भीड़ तुरंत हंगामा करने लगी। सभी को कुछ हद तक अफसोस हुआ क्योंकि किन फेंग और कंपनी अपनी चोटों से उबरने के बाद किन यून के साथ भिड़ंत नहीं कर पाए और इस समय वे तीनों मिलकर किन यून को पीट सकते थे। इससे जो लोग ये हंगामा देखना पसंद करते थे वे तुरंत उबल पड़े। यांग शियू ने भी उसे नहीं रोका। जाहिर है उसे किन यून की ताकत पर पूरा भरोसा था। दरअसल हालांकि किन फेंग, क्यूई जू और ये चोनलेई ठीक दिख रहे थे, लेकिन उनकी चोटों से उबरना इतना आसान नहीं था। इसका उन पर कुछ असर जरूर होगा। किन यू मार्शल बॉडी क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था, लेकिन बैंगनी सोने की अग्नि मार्शल आत्मा के साथ उसकी आंतरिक ऊर्जा 6ठे स्तर के मार्शल बॉडी के बराबर थी। हालांकि कई लोगों के दृष्टिकोण से उसके लिए 3 अत्यंत शक्तिशाली 6ठे स्तर के मार्शल बॉडी साधकों के खिलाफ जीतने का मौका पाना मुश्किल था। दरअसल किन यून का सबसे मजबूत पहलू उसकी जुड़वा मार्शल आत्माएं नहीं थीं, बल्कि वह आंतरिक क्यूई और तात्विक ऊर्जा थी जिसे उसने 9 सूर्यों से ग्रहण और विकसित किया था। किन यून ने 3 लड़ाइयां लड़ी, जबकि वह खुद मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर 3 लड़ाइयां लड़ने वाला था। अगर यह सामान्य समय होता तो हर कोई निश्चित रूप से मानता कि मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर कोई व्यक्ति हार जाता, लेकिन अब ज्यादातर लोग ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि किन यून हार जाएगा, क्योंकि द्वंद्वयुद्ध के मंच पर उसकी ताकत सबने देख ली थी। प्रतिस्पर्धा कर रहे 4 लोगों के अलावा बाकी सभी लोग मंच से नीचे उतर गए। किन यून और उनकी कंपनी 4 अलग अलग बिंदुओं पर खड़े थे, लेकिन वे 10 मीटर की दूरी पर थे। क्यूई जू की आंखें घृणा से भरी थीं और उसने किन यून पर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या उस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा है, क्यूई मिलान? उसने तुम्हें अपने होंठों पर बिठा लिया। दुर्भाग्य से भले ही उसे एक आम लड़की के रूप में पदावनत कर दिया जाए, फिर भी उसका इंतजाम हमारे तियान की शाही परिवार को ही करना होगा। हमने उसकी शादी किन फेंग से उपपत्नी के रूप में कर दी है। जब किन फेंग ने ये सुना तो वह प्रसन्न मुस्कान के साथ बोला, किन यून, मैं तुम्हारी इस छोटी बहन को अच्छा सबक सिखाऊंगा। हा हा हा। किन यून ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस लीं और दांत बींच लिए। उसकी हत्या की नीयत फूट पड़ी। किन यून को गुस्से में देखकर क्वी जू ने आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए कहा, जब क्वी मिलन को पता चला कि आप अपंग हो गए हैं तो वह 1 महीने से ज्यादा समय तक दुख में रोती रही। अगर वह किन फेंग से शादी कर लेती है तो आप सब अब एक परिवार हैं। मैंने ही शाही पिता को ये सुझाव दिया था, आपको मेरा शुक्रिया अदा करना होगा। किन फेंग अश्लीलता से हंसा। वह जानता था कि वह जियाओ यू और मेई मेई को नहीं पकड़ सकता, लेकिन क्यूई मिली को पाना और किन यून को उकसाना उसके लिए बहुत संतोषजनक बात थी। क्यूई जू के मन में पहले से ही एक द्वेष था जब वह किन यून से बुरी तरह हार गई थी। किन यून के साथ अपने अच्छे रिश्ते के अलावा वह बेहद ईर्ष्यालु भी थी। उस समय जब उसने किन यून को इस वजह से क्रोधित देखा तो वह खुद को बेहतर महसूस करने से नहीं रोक सकी। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू। लियू निंग हल्के से मुस्कुराया। मुकाबले से पहले ही वह गुस्से में था और यह एक बड़ी वर्जना थी।
हालांकि वह जल्द ही हंसने में असमर्थ हो गया। किन यून के पैरों तले जमीन अचानक फट गई और तीव्र अग्नि तत्व ऊर्जा फूट पड़ी। इससे एक जबरदस्त बल पैदा हुआ जिससे वह तीर की तरह क्यूइजू की ओर उड़ गया। इससे पहले कि क्यूइजू प्रतिक्रिया कर पाती, उसके पेट पर एक ऐसा मुक्का मारा गया जो हथौड़े जैसा था। ड्रैगन के 6 रूपों की बहती हुई प्रकाश शैली। बूम! क्यूइजू ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसकी पीठ से एक लाल रोशनी चमकी। उसके शरीर में किन यून की आंतरिक शक्ति घुस गई थी। इतनी गंभीर चोट के साथ उसकी तात्विक ऊर्जा निश्चित रूप से अपंग हो जाएगी। किन यून ने क्यूइजू से निपटने के बाद उसके पैरों के नीचे आग की लपटें फूट पड़ीं। विस्फोटक प्रहार और आग के बादलों के कदमों ने उसकी गति और बढ़ा दी। अचानक वह ये चैनलेई के पास पहुंचा और उस पर हमला करने के लिए हंशान शैली का इस्तेमाल किया, जिससे ये चैनलेई जमीन पर गिर गई। और फिर उन्होंने ड्रैगन फोर्जिंग फिस्ट की छठी और चौथी चाल माउंटेन क्रैश फिस्ट का इस्तेमाल किया। उसकी दोनों मुठियां हथौड़ों की तरह नीचे गिरीं, जिससे एक जोरदार गर्जना हुई। जमीन पर पड़ी ये चोनलेई को चोट लगी और उसने खून की उल्टी कर दी। क्यूइजू और ये चोनलेई को हराने के बाद उसने ऐसा केवल कुछ क्षणों के लिए ही किया। जब किन फेंग ने किन लॉन्ग को ये चैनलेई पर हमला करते देखा तो उसने तुरंत हमला बोल दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि किन यून इतनी तेजी से हमला करेगा। जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसने देखा कि ये चैनलेई गिर गई है। किन यून का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसके हाथ ब्लेड जैसे थे और उसने किन फेंग पर हमला करने के लिए पवन श्लेषर तरंगों के 6 रूपों का इस्तेमाल किया। उसकी नाचती हुई कृपाण की आभा एक बवंडर की तरह उमड़ पड़ी, अजेय और अटूट। यह एक तूफानी समुद्र की तरह था जो लगातार किन फेंग पर प्रहार कर रहा था और आगे बढ़ते हुए हुआ की आवाज निकाल रहा था। पलक झपकते ही किन फेंग जख्मों से लथपथ होकर डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सामना किसी राक्षसी देवता किन यून से हो रहा हो। लियू निंग ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और मंच पर जाने वाले थे, लेकिन यांग शियुए ने उन्हें रोक दिया। किन यून ने अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया और किन फेंग पर मुक्का मारा। अचानक युद्ध मंच पर गड़गड़ाहट शुरू हो गई। थरथराहट, बिजली की गड़गड़ाहट, बहती रोशनी, पहाड़ का दहना। लगातार 4 चालें चली गईं। गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी। किन फेंग को क्यूइजू की तरफ उड़ा दिया गया। दोनों चीख उठे जब किन यून की अराजक मुठियों ने उन्हें बार बार मारा। जब लियू निंग ने ये देखा तो वह गुस्से से यांग शियुए को घूरने लगा। जब किन यून ने देखा कि समय आ गया है तो वह जोर से चिल्लाया। उसकी मुठियों पर गरज और बिजली की तरह लपटें चमक उठीं। गिरते हुए उल्कापिंड की तरह उसने एक राजसी ज्वाला ऊर्जा छोड़ी जो किन फेंग और क्यूइजू के शरीर पर दब गई। ये फोर्जिंग ड्रैगन फॉर्म फॉलिंग स्टार की 5वीं चाल थी। धमाका! जब किन यून की मुठियां जमीन पर उतरी तो आंतरिक शक्ति की 2 अग्निधाराएं प्रकट हुईं। मानो कोई भयंकर जलता हुआ आग का गोला फट गया हो। युद्ध का मंच जोर से हिल उठा। तेज सुनहरी बैंगनी लपटों ने टूटे हुए पत्थरों को पिघला दिया। 10 मीटर से भी ज्यादा का क्षेत्र लावा से ढक गया। किन फेंग और क्यूइजू उसकी चपेट में आ गए। अनगिनत हैरान निगाहों के सामने वे लावा में डूब गए। अध्याय 75 रहस्यमय हृदयघास। किन फेंग और क्यूइजू के शरीर लावा में पिघल गए। हर कोई हैरान था। लियू निंग, जिसे यांग शियू ने रोका था, वह भी अवाक रह गया। 2 प्रतिभाशाली छात्र वास्तव में उसकी आंखों के सामने मर गए थे। एक स्वर्गीय क्यूई की राजकुमारी थी, दूसरा स्वर्गीय किन का राजकुमार था। सदमे के बाद स्वर्गीय किन साम्राज्य के पुराने अधिकारी दुख और क्रोध से भर गए। दूसरे राजकुमार किन फेंग में इतनी कम उम्र में भी इतनी जबरदस्त सैन्य प्रतिभा थी। उसकी मौत यूं ही हो गई। किन फेंग एक ऐसा व्यक्ति था जिसे महारानी बहुत महत्व देती थी। भविष्य में वह युवराज किन जिंगफेंग का एक योग्य सहायक बन सकता था। लेकिन अब, हालांकि उसे किन यून ने मार डाला। पुराने अधिकारी कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि यांग शियू और डुआन गांग किन यून की रक्षा कर रहे थे। वे उनमें से किसी को भी हरा नहीं सकते थे। किन यून ने 1 के बदले 3 का बदला लिया। कुछ ही सेकंड में उसने अपनी कुश्ती खत्म कर ली। उसकी भयानक ताकत ने एक बार फिर पूरे दर्शकों को हिला दिया। हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड में थोड़े समय के मौन के बाद अचानक गड़गड़ाहट भरी आवाजें गूंज उठीं। केवल ये चैनलेई ही जीवित था, लेकिन वह भी अपंग हो गया था। किन यून का मुख्य क्रोध क्यूइजू और किन फेंग पर निर्देशित था। इन दोनों की वजह से ही किन यून गुस्से में था। जब उसने बताया कि वह क्यूई मिली से कैसे निपटेगा तो उसकी हत्या की नीयत और भी बढ़ गई। किन यून के चेहरे पर शांति थी जब वह द्वंद्व युद्ध मंच की ओर बढ़ा। उसने लियू निंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं जीत गया। समझौते के अनुसार तुम्हें मुझे विशाल आत्मा राजा हथौड़े का खाका देना होगा। यांग शियुए ने भी धमकी भरे लहजे में कहा, जल्दी करो और ब्लूप्रिंट निकालो। लियू निंग और अन्य शिक्षक अभी भी प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन यून उन तीनों को हरा देगा। अब किन यून ने न सिर्फ तीनों को हरा दिया था, बल्कि उसने उन्हें जबरदस्त ताकत से हराया था। किन फेंग और क्वीजू लावा के एक कुंड में तब्दील हो गए थे। बैंगनी सोने की अग्नि मार्शल स्पिरिट की शक्ति भयानक थी। उसकी लपटें चट्टानों को पिघला सकती थीं। अगर किसी ने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। लियू निंग ने दांत पीस लिए। वह ब्लूप्रिंट नहीं देना चाहता था, लेकिन यांग शियू के भयावह आभामंडल को भांपकर उसके पास कागज का एक टुकड़ा निकालकर उसे सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं था। किन यून ने कागज लिया और उसे खोला। उसे वह समझ से परे लगा। फिर उसने उसे डुआन कियान को देते हुए पूछा, चीफ स्टीवर्ड, क्या आप मेरे लिए इसे देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये सही है। इसे प्राप्त करने के बाद डुआन कियान ने इसे देखते ही भौहें चढ़ा दी।
लियू निंग और उनके साथी बेहद चिंतित थे और जल्दी से चिल्लाए, किन युन, ये हमारी तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी का एक राज है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे राज ही रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। किन युन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह मेरा है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम पहले किसी बात पर सहमत नहीं हुए थे। लियू निंग के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी। उसका मानना था कि क्यूई जू और किन फेंग का मेल यान के लिए सही बात कहना लियू निंग से जुड़ा जरूर होगा। लियू निंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी। यह सही है। डुआन कियान ने ब्लूप्रिंट किन युन को लौटा दिया। किन युन ने चित्र को अपने पास रखा और द्वंद्व मंच से नीचे यांग शियुए के पास चला गया। उसने जियाओ युएलन की ओर देखा जो ज्यादा दूर नहीं थी। नकाब के नीचे उसकी आंखों में पहले जैसी ही ठंडक और भावशून्यता थी। जब जियो युलान ने देखा कि किन युन उस ओर देख रहा है तो वह जल्दी से घूम गई और हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड से बाहर निकल गई। हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता समाप्त हो गई। किन युन और यांग शियू शाही शहर छोड़कर हुआ लिंग वू अकादमी लौट आए। इस टूर्नामेंट में कई प्रतिभाशाली लोग अपंग हो गए थे। वे सभी 3 साम्राज्यों से थे। इस प्रकार किन युन ने 3 साम्राज्यों के शाही परिवार के साथ दुश्मनी बना ली थी। खासकर स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य का जियाओलैंग, वह बुरी तरह घायल हो गया था और जल्द ही ठीक नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मारे गए हिम सिन्हों को किन युन ले गया था। नुकसान बहुत ज्यादा था। हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के बाद किन युन का नाम प्रमुखता से उभरा था। एक समय का दरिद्र राजकुमार अब पूरी तरह से प्रसिद्धि पा चुका था। स्वर्गीय किन साम्राज्य के सभी विश्वासघाती अधिकारी चिंतित थे। अगर किन युन नहीं मरा तो वे कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। हुआ लिंग वू अकादमी के नए और वरिष्ठ छात्रों को बेहद ईर्ष्या हुई जब उन्होंने किन युन को वापस आते देखा। एक नए छात्र के लिए ऐसी उपलब्धि हासिल करना, यदि महारानी के साथ उसकी दुश्मनी न होती तो निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाता। हुआ लिंग काउंटी में झील के किनारे स्थित बांस लॉज में निवास के हॉल में यांग शियू ने किन युन को हृदय घास निकालते देखा और आह भरी। आखिरकार उन्होंने हृदय घास की साधना कर ली है। यह उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिन्होंने अभी तक अपना हृदय सूत्र पूरी तरह से विकसित नहीं किया है। इसे खाने के बाद वे एक अत्यंत शक्तिशाली हृदय सूत्र की साधना कर पाएंगे। किन युन ने पूछा, गुरुजी, यदि हृदय सूत्र शक्तिशाली होता तो वह सबसे अधिक स्पष्ट कहाँ होता। यांग शियुए बैठ गए और बोले, 3 मुख्य मेरिडियन अस्थि मेरिडियन, हृदय मेरिडियन और आत्मा मेरिडियन है। हृदय सूत्र बीच में था और अस्थि मेरिडियन और आत्मा मेरिडियन को प्रभावित कर सकता था। ये लिंक्ड अस्थि मेरिडियन और आत्मा मेरिडियन का मूल भी था। यदि हृदय सूत्र बहुत मजबूत है तो आपका अस्थि सूत्र भी मजबूत होगा। भविष्य में जब आप इसकी साधना करेंगे तो आपका आत्मशास्त्र भी बहुत मजबूत होगा। अस्थि मेरिडियन शरीर से संबंधित है और आत्मा मेरिडियन आत्मा से संबंधित है। शरीर जितना मजबूत होगा आत्मा उतनी ही मजबूत होगी और आत्मा भी उतनी ही मजबूत होगी। गहन हृदय घास खाने के बाद आपके द्वारा विकसित हृदय सूत्र सामान्य रूप से प्राप्त की जा सकने वाली क्षमता से कहीं अधिक मजबूत होगा। किन युन रहस्यमय हृदय घास के प्रभावों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके पास दोहरी युद्ध शक्तियां और दोहरी तात्विक ऊर्जा थी। अपनी क्षमता को उजागर करने के लिए उसे एक शक्तिशाली शरीर की आवश्यकता थी ताकि वह दोहरी तात्विक ऊर्जा की भयावह ऊर्जा का सामना कर सके। यदि वह एक शक्तिशाली हृदय सूत्र का अभ्यास कर सके तो उसका शरीर और मन अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और वह इस बाधा को हल करने में सक्षम हो जाएगा। जल्दी करो और खाओ, यांग शियू ने मुस्कुराते हुए आग्रह किया। किन युन ने हृदय घास ली और जल्दी से कमरे में प्रवेश किया। मिस्टिक हॉट ग्रास खाने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे परिष्कृत किया। कुछ ही देर बाद उसे लगा कि उसका पेट बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। तभी प्रचंड ऊर्जा की लहरें तेजी से उसके हृदय में घुस गईं, जिससे उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। ये बेहद प्रचंड था। एक दिन और रात बीत गई। जैसे ही किन युन ने अपनी आंखें खोलीं, एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। मेरा दिल सुनहरा हो गया है, उसने अपने आसपास का निरीक्षण करने के बाद कहा। इतना ही नहीं बल्कि उसके शरीर के सभी मेरिडियन भी बहुत अधिक विस्तारित हो गए थे और उसके शरीर में अस्थि मेरिडियन भी सुनहरा हो गया था। किन युन के शरीर की सभी नाड़ियां उसके सुनहरे हृदय से जुड़ी हुई थीं। हर बार जब हृदय धड़कता था तो रक्त हृदय में प्रवाहित होता था। सुनहरे हृदय से रक्त प्रवाहित होने के बाद वह तुरंत मजबूत हो गया। फिर मजबूत रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होकर मांसपेशियों और हड्डियों को पोषण देने लगा। हृदय मेरिडियन आंतरिक क्यूई से जुड़ा है। यह आंतरिक क्यूई को अवशोषित करेगा और रक्त को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग करेगा। रक्त के मजबूत हो जाने के बाद ये शरीर को पोषण देने के लिए पूरे शरीर में प्रवाहित होता है और फिर यह हड्डियों को मजबूत करने के लिए बोन मेरिडियन के माध्यम से हड्डियों में रिश्ता है। किन युन ने सावधानीपूर्वक जांच की और उसके शरीर में रहस्यमय संबंध का पता लगाया। जब उन्होंने हॉट मेरिडियन की साधना की तो जब तक उनका दिल धड़कता रहा वे अपने रक्त को शुद्ध करते रहे और हर समय अपने शरीर को मजबूत बनाते रहे। अब जबकि उसके पास केवल आत्मा शास्त्र की कमी थी, यदि वह उसका अभ्यास करता तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हो जाती। मेरे वर्तमान शरीर के साथ मैं उल्कापिंड वर्षा से उत्पन्न आंतरिक शक्ति का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। वह वास्तव में कोशिश करना चाहता था, लेकिन यह सही जगह नहीं थी। किन युन ने हृदय सूत्र का सफलतापूर्वक अभ्यास कर लिया था और प्रसन्नतापूर्वक यांग शियू की तलाश में निकल पड़ा। वह हॉल में आया और मेज पर एक नोट देखा। उसमें लिखा था, प्रोफेसर डिंग, मैं उनके घर पर हूँ, कृपया तुरंत आएं। किन युन के चेहरे पर एकाएक कई बातें याद आने लगीं और उसके चेहरे पर एक हल्का सा भाव आ गया।
इसके बाद वह दरवाजे से बाहर निकला और डिंग तियानचुन के घर की ओर चल पड़ा। जब डिंग तियानचुन और वह क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में राक्षसी जानवरों का शिकार कर रहे थे तो उन पर क्विक ऐप, कुई हुई और अन्य लोगों ने हमला किया। स्विफ्ट शैडो ऐप और कुई हुई दोनों ही मास्टर वेई से जुड़े थे, लेकिन दोनों मारे गए। इसलिए मास्टर वेई को जरूर इस बारे में पता चला होगा और उन्होंने डिंग तियानचुन को ढूंढ निकाला होगा। अध्याय 76 स्टार मार्शल भविष्यवाणी। डिंग तियानचुन का निवास भी झील के किनारे बांस के जंगल से लगभग 1000 मीटर दूर था। जल्द ही किन यून एक जागीर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया, लेकिन कुछ अधेड़ उम्र के आदमियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। यांग शियुए जल्दी से बाहर आया और उसे उठा लिया। किन यून कमरे में दाखिल हुआ और उसने देखा कि राष्ट्रपति झांग सफेद लबादे में हॉल में इधर उधर टहल रहे हैं। गंभीर भाव से उसने जल्दी से पूछा, राष्ट्रपति जी, शिक्षक डिंग को क्या हुआ है? यांग शियुए ने कहा, प्रोफेसर डिंग को जहर दिया गया है। प्रिंसिपल और मैंने मिलकर जहर को दबाने का काम किया है। प्रिंसिपल झांग ने भौहें चढ़ाईं और धीमी आवाज में गुस्से से कहा, प्रोफेसर डिंग एक सीधे सादे और ईमानदार इंसान हैं। उनमें जिम्मेदारी का जबरदस्त एहसास है और उन्होंने कभी कोई दुश्मनी नहीं की। आखिर उन्हें इतनी बड़ी मात्रा में जहर किसने दिया? किन यून को तुरंत एक व्यक्ति का ख्याल आया। वह थे मास्टर वेई। यांग शियुए को भी इस बात का पता था, इसलिए मास्टर वेई के बारे में उसके भी वही विचार थे जो किन यून के थे। प्रोफेसर डिंग के शरीर में जो जहर है वह बहुत दुर्लभ है। इस तरह का जहर बहुत कीमती होता है, आसानी से नहीं मिलता। ये सुनकर प्रिंसिपल झांग और भी क्रोधित हो गए। उनके माथे की नसें उभर आईं और उन्होंने कहा, मुझे पता लगाना ही होगा कि यह किसने किया। सोचिए, वे एक बच्चे पर इस जहर का इस्तेमाल करेंगे। बच्चा? किन यून दंग रह गया और उसने जल्दी से पूछा, असल में प्रोफेसर डिंग के बच्चे को जहर दिया गया था। प्रोफेसर डिंग ने जहर का पता लगाकर और समय रहते उसके शरीर में उसे पहुंचाकर ही बच्चे की जान बचाई। बच्चे का जहर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और वह अभी तक होश में नहीं आया है। अगर वह बच्चे को जल्दी ठीक नहीं करते तो इस पिता पुत्र की जोड़ी के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यांग शियू का चेहरा भी बर्फ की तरह ठंडा था जब वह गहरी आवाज में बोल रही थी। एक बच्चे को मारना, ये पूरी तरह से निर्दयी था। किन यून के दिल में रोष उमड़ पड़ा। जहर को बेअसर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औषधीय जड़ी बूटी को रंगहीन फल कहते हैं। ये क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है, लेकिन ये बेहद दुर्लभ है। मैंने इसे ढूंढने के लिए किसी को भेज दिया है। प्रिंसिपल झांग ने कहा, मैं देखूंगा कि कैसे पिता पुत्र अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने जहर को कम करने में मदद करते हैं। किन यून का चेहरा चिंता से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने कहा, मैं औषधीय सामग्री की खोज के लिए क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना चाहता हूँ। यांग शियू ने ये सुनकर जल्दी से कहा, ऐसा नहीं चलेगा, अकेले अंदर जाना बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, इसे एक अनुभवात्मक सीख समझो। ठीक है, प्रिंसिपल झांग ने सिर हिलाया। अब समय नहीं है, चलो अब चलते हैं। अगर और लोग भी जाकर उसे ढूंढें तो वे रंगीन फल जल्दी ढूंढ लेंगे। ऐसा कहने के बाद यांग शियू और किन यू तुरंत वापस चले गए और अपने साधारण कपड़े पहन लिए और क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़े। क्लाउड ड्रैगन नदी के तट पर यांग शियू और किन यू तेज गति से दौड़े। वे सभी चुस्त काली वर्दी पहने हुए थे और उनके चेहरे भारी थे। ये दूसरी बार था जब किन यून ने क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया था। गुरुजी, मास्टर वेई ने ही ऐसा किया होगा। किन यू को पूरा यकीन था और वह फुसफुसाया, ऊपर से तो यह आदमी सज्जन लगता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक नीच व्यक्ति है। यांग शियुए ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है, टीचर डिंग के जागने तक इंतजार करो। अगर वो सचमुच वही है तो हमें बदला लेने के लिए उसे ढूंढना ही होगा। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के भीतर हर जगह पहाड़ और जंगल थे। ऊंचे ऊंचे प्राचीन वृक्ष पत्तों से लदे हुए थे और जंगल ठंडा और आरामदायक था। बीच बीच में कुछ जहरीले कीड़े या जानवर दिखाई देते थे जो काफी डरावने होते थे। किन यून और यांग शियू जंगल से भागे और वे पहले से ही अंधेरे के आदी हो चुके थे। अचानक उन्होंने पाया कि पत्तियों के बीच की जगह से आने वाली रोशनी नीली हो गई थी। तभी आसमान से गर्म हवा की एक लहर नीचे आई। उन दोनों ने तुरंत अपने कदम रोक लिए। किन यून ने आसमान की तरफ देखा और पत्तों के बीच एक तेज नीली रोशनी देखी। वह चौंका, क्या हो रहा है? यांग शियुए उछल पड़ी और कुछ छलांगों के साथ वह बड़े पेड़ के ऊपर पहुंच गई। किन यू जल्दी से ऊपर चढ़ गया और शाखाओं को एक तरफ धकेलने के बाद वह दंग रह गया। आकाश में प्रकाश का एक विशाल नीला गोला दिखाई दिया और धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसका लक्ष्य क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला थी। टीचर, ये क्या है? किन यून ने हैरानी से पूछा। गर्मी भी तेज हो रही थी। यांग शियुए का चेहरा गंभीर था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन गिरते हुए प्रकाश के नीले गोले को देखती रही। एक पल इंतजार करने के बाद उसने देखा कि प्रकाश की गेंद उनकी ओर नहीं गिर रही है, इसलिए उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। ये स्टार मार्शल भविष्यवाणी है। बहुत समय पहले एक भविष्यवाणी की गई थी कि एक मार्शल किंग स्टार पैलेस क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में गिर जाएगा। किन यून को याद आया कि पिछली बार जब वह क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के परीक्षणों में गया था, डिंग तियानचुन ने कहा था कि वहाँ एक विसंगति है। समय समय पर एक बहुत ही उच्च स्तरीय राक्षस जानवर बाहर निकल आता था। उसने यांग शियू के ठंडे और गंभीर चेहरे को देखा और धीमी आवाज में पूछा, गुरुजी, क्या ये गंभीर है? समय समय पर खतरनाक? क्या इससे रंगहीन फल की हमारी खोज पर असर पड़ेगा? यांग शियुए ने कहा, आपने मार्शल किंग स्टार पैलेस की किंवदंती के बारे में नहीं सुना है, इसलिए आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। किन यून भी जानना चाहता था।
हालांकि उसे लग रहा था कि खतरा नजदीक आ रहा है। यांग शियुए जमीन पर कूद पड़ी और बोली, चलो उस जगह चलते हैं जहां ब्लू स्टार गिरा था। अगर हम जहर का इलाज ढूंढ सकें तो ये रंगहीन फल ढूंढने से भी तेज होगा। ऐसा कहकर वह ब्लू स्टार के गिरते शरीर की ओर दौड़ी। किन यून सदमे में यांग शियू के पीछे पीछे चला गया। मार्शल किंग स्टार पैलेस बेहद महत्वपूर्ण लग रहा था, जिससे वह बहुत उत्सुक हो गया। गुरुजी, मार्शल किंग स्टार पैलेस का क्या मतलब है? यांग शियुए ने कहा, बहुत समय पहले इस जगह ने एक बहुत शक्तिशाली योद्धा को जन्म दिया था। अगर कोई उसके स्तर तक पहुंच पाता तो वह अंतरिक्ष में अपना स्टार पैलेस बना सकता था। अगर वह किसी दिन मर जाता तो स्टार पैलेस अपने जन्मस्थान पर गिर जाता। ये किंवदंती कब थी? किन यून ने कई प्राचीन पुस्तकें देखी थीं, लेकिन उसने ऐसी किंवदंती कभी नहीं देखी थी। 10,000 साल से ज्यादा हो गए हैं। बेशक ये सिर्फ एक किंवदंती है। जहाँ तक बारीकियों का सवाल है, कोई नहीं जानता। यांग शियू के शब्दों ने किन यून को डरा दिया। 10,000 साल पहले की एक किंवदंती, और अब जबकि स्टार पैलेस गिर गया है, ये कहा जा सकता है कि स्टार पैलेस 10,000 साल से भी अधिक पुराना था। ऐसी घटना के साथ तीनों पड़ोसी देशों को पता होना चाहिए कि यहाँ कई विशेषज्ञ जरूर होंगे। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, यांग शियू ने फिर कहा, और फिर एक लंबी तलवार निकालकर उसे अपने हाथ में थाम लिया और बेहद सतर्क हो गई। उसने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि अचानक कई आभाएं हवा में उड़ने लगीं। क्या यह मार्शल दाओ क्षेत्र का विशेषज्ञ है? मुझे लगता है कि उनमें से एक प्रमुख है, किन यून ने आश्चर्य से कहा। ये प्रिंसिपल झांग है। मार्शल दाओ क्षेत्र में और भी लोग हैं। यांग शियू ने भौहें चढ़ाईं। मैं भी उड़ सकता हूँ, लेकिन हवा में निशाना बनना बहुत आसान है। हम जमीन पर अभी भी सुरक्षित हैं। किन यून, टीचर यांग, फिलहाल उस जगह के पास मत जाना जहां ब्लू स्टार गिरा था। अचानक हवा से एक आवाज आई। ये प्रिंसिपल झांग की आवाज थी। वह घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए जमीन पर उतरा। डीन, अब स्थिति क्या है? यांग शियू ने पूछा। प्रिंसिपल झांग ने सिर हिलाया। अभी मैं ज्यादा निश्चित नहीं हूँ। स्थिति बहुत जटिल है। मेरा सुझाव है कि आप सब पहले वहां न जाएं। एक बार जब वह तारा जमीन पर उतरेगा तो उसका असर जरूर बहुत जोरदार होगा। जैसे ही प्रिंसिपल झांग ने बोलना समाप्त किया, दूर से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई और धरती हिंसक रूप से कांपने लगी। सौभाग्य से वह गहराई में उतरा, लेकिन आवाज अभी भी बहुत तेज थी। तुम्हें भी सावधान रहना होगा, अंदर तरह तरह के खतरे छिपे हैं। ये कहते हुए प्रिंसिपल झांग हवा में ऊपर उठे और उस जगह की ओर उड़े जहां तारे गिरे थे। अध्याय 77, आत्मा को उड़ान देने वाला पत्थर। जब किन यून ने देखा कि राष्ट्रपति झांग कितनी तेजी से उड़ सकते हैं, तो उन्हें मन ही मन उनसे ईर्ष्या होने लगी कि वे भी उड़ सकते हैं। उसने यांग शियुए से पूछा, गुरुजी, एक योद्धा राजा कितना शक्तिशाली होता है? मार्शल बॉडी क्षेत्र के ऊपर मार्शल दाओ क्षेत्र है। आप ये तो जानते ही हैं। अब जबकि राष्ट्रपति झांग मार्शल दाओ क्षेत्र में हैं, मैं भी हमेशा से मार्शल दाओ में प्रवेश करना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब कोई सफलता प्राप्त कर पाऊंगा। यांग शियुए ने अचानक एक हल्की आह भरी और आगे कहा, और मार्शल दाओ क्षेत्र के ऊपर अभी भी आत्मा क्षेत्र, गहन क्षेत्र और मार्शल किंग क्षेत्र है। जब उसने किन यून के विस्मयकारी भाव देखे तो उसकी आंखें लालसा से भर आईं। वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें पता है कि अब एक मार्शल राजा कितना शक्तिशाली होता है? वह अमर लोक के करीब था। किन यून ने गहरी सांस ली और कहा, इस क्षेत्र तक पहुंचना वास्तव में भयानक है। बूम! एक और धीमी आवाज सुनाई दी, जिसने किन यून की कल्पना को भंग कर दिया। यांग शियुए की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उसने आवाज की दिशा की ओर देखा और जल्दी से कहा, आओ चलो एक नजर डालते हैं। किन यून यांग शियू के पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि उसका मन विचारों से भरा हुआ था। अब उसे यकीन हो गया था कि क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला सचमुच मार्शल आर्ट की एक और भी व्यापक और शक्तिशाली दुनिया है। अगर कोई और भी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे उस दुनिया में जाना होगा जहां मार्शल आर्ट फल फूल रहा था, वरना वह निश्चित रूप से मार्शल बॉडी क्षेत्र के 9वें स्तर में फंस जाएगा और उसे पार करना मुश्किल होगा। किन यून और यांग शियू कुछ पहाड़ों को पार करने के बाद आखिरकार एक विशाल पहाड़ के पास एक जंगल में पहुंचे। उन्होंने पहाड़ों को पार करना जारी नहीं रखा, क्योंकि इस पहाड़ के पीछे से आ रही गर्मी बहुत भयानक थी। हम उस जगह के बहुत करीब हैं जहां ये गिरा था, इसलिए अब हम वहां जा सकते हैं। यांग शियू भी किन यून के बारे में चिंतित थी, इसलिए वह उसके साथ रुक गई। अभी तो वे केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये गर्मी की लहर आएगी। गर्मी कम होने में 1 दिन से अधिक समय लगा। कोई आ रहा है, चलो छिपते हैं। यांग शियू ने आभा को महसूस किया और जल्दी से किन यून को एक बड़े पेड़ की चोटी पर कूदने के लिए खींच लिया। कुछ ही देर में लोगों का एक समूह नीचे जंगल में आ पहुंचा। उनमें मास्टर वेई झुवानकुन, यान यून और हुआ लिंग वू अकादमी के अन्य छात्र और शिक्षक शामिल थे। वहां एक आदरणीय परिवार के कुलपति भी थे, जिनके गुरु वेई के साथ अच्छे संबंध थे। स्वर्गीय किन साम्राज्य में कुछ पुराने अधिकारी भी थे। ऐसा कहा जा सकता है कि क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में हुई हलचल ने तियान किन साम्राज्य के आधे हिस्से को झकझोर दिया था। अन्य 2 साम्राज्यों के लोग भी दौड़कर आ रहे थे। ये हमारे तियानकिन क्षेत्र की सीमा के भीतर है। सोचिए, स्काईहाउल और तियानजी भी इस मस्ती में शामिल होने आए हैं। जनरल युआन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम अब भी हमारे जैसे ही रास्ते पर चलना चाहते हो? मार्शल किंग स्टार पैलेस गिर गया है। अगर मैं इसमें प्रवेश कर सका तो मैं निश्चित रूप से मार्शल किंग की विरासत प्राप्त कर सकूंगा। शायद मैं बड़ी मात्रा में कीमती मार्शल आर्ट भी प्राप्त कर सकूंगा।
स्वर्गीय किन साम्राज्य के सभी कुलपिता बहुत दुखी थे। वे भी पहाड़ से आ रही गर्मी के कम होने का इंतजार कर रहे थे। कई घंटों के इंतजार के बाद अचानक हवा में एक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे जंगल के सभी पेड़ हिल गए और पत्ते हवा में नाचने लगे। ये ध्वनि बहुत भयानक थी, मानो पहाड़ टूट रहे हो और धरती फट रही हो। अभी अभी कुछ गिरा है, चलो सब मिलकर उसे ढूंढते हैं, मास्टर वेई चिल्लाए। शाम हो चुकी थी और आसमान हल्का अंधेरा था। पेड़ से किन यून और यांग शियू स्पष्ट रूप से उल्कापिंडों की तरह नीली रोशनी की कई किरणें निकलती हुई देख सकते थे। सभी लोग तुरंत उड़ते हुए नीले उल्कापिंड का पीछा करने के लिए तितर बितर हो गए। उनमें से सिर्फ यान का ड्यूक ही था जो मार्शल बॉडी के 9वें स्तर पर था। वह अकेला ऐसा था जिसने नीले उल्कापिंड का पीछा नहीं किया, बल्कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। वह जल्दी से उस पहाड़ पर चढ़कर पौराणिक मार्शल किंगस्टार पैलेस देखना चाहता था। यांग शियू ने किन यून को पकड़ लिया और अपनी शानदार किंगोंग चाल तकनीक का प्रदर्शन किया। पेड़ के पत्तों पर कदम रखते हुए उसने नीले उल्कापिंडों में से एक का पीछा किया। किन यून मन ही मन चकित था। यह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 9वें स्तर पर किंगोंग था। किसी व्यक्ति को अपने साथ लाने से वे पत्तों को रौंद सकते थे और कूद सकते थे। ये लगभग हवा में उड़ने जैसा था। यांग शियू नीली रोशनी के गोले को घूर रही थी। उसका शरीर धुएं की तरह हल्का हो गया था। जैसे ही उसने पत्तों पर पैर रखा और उड़ गई। गुरुजी, इससे क्या गिरा? किन यून ने पूछा। मुझे भी नहीं पता। अभी जो विस्फोट हुआ है वह तारों के विस्फोट के कारण हुआ होगा। वह तारा छोटा नहीं है, वह अयस्क जैसा कुछ होगा जो आपके शोधन में बहुत मददगार होगा, यांग शियू ने अनुमान लगाया। कुछ ही क्षण बाद जिस नीले उल्कापिंड का वे पीछा कर रहे थे वह अंततः जमीन पर आ गिरा। यांग शियू ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और किन यून के साथ ऊपर उड़ी। गिरते उल्कापिंड से निकलने वाली ऊष्मा तरंग से खुद को बचाने के लिए उसने आंतरिक ऊर्जा की एक सुरक्षात्मक परत छोड़ी। नीले उल्कापिंड के गिरने के बाद 100 मीटर के दायरे में आसपास के सभी पेड़ नष्ट हो गए तथा बड़ी मात्रा में नीली लपटें निकलने लगीं। यांग शियू उसे नीली लौ में ले गया और सीधे केंद्र में ले गया, जहां एक बैंगनी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। यह क्या है? किन यून की आवाज उत्साहित लग रही थी। इतने जोरदार विस्फोट से जो कुछ बचा है वह जरूर असाधारण होगा। यांग शियू जल्दी से वहां गई और मुट्ठी भर आकार के 2 बैंगनी सुनहरे क्रिस्टल देखे। उसका सुंदर चेहरा आनंद से भर गया। उसकी आवाज कुछ उत्तेजित थी जब उसने कहा, ये सोल्फलाइट स्टोन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई चीज असल में भी होगी। मुझे हमेशा लगता था कि यह कोई किंवदंती होगी। ये कहते हुए वह आगे बढ़ी और 2 उड़ते हुए आत्मा पत्थरों को उठाया और उनमें से एक किन यून को दे दिया। किन यून ने उसे लिया और देखा। उसने पूछा, गुरुजी, इस आत्मा उड़ान पत्थर का क्या उपयोग है? यांग शियू, जिसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, ने अपनी कमर को जोर से पकड़ा, उछला और तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां एक और उल्का गिर रही थी। यांग शियू बेहद उत्साहित थी। किन यून उसके नाजुक शरीर को उत्तेजना से कांपता हुआ महसूस कर सकता था। एक बैंगनी सोने का उड़नशील आत्मा पत्थर एक प्लेटिनम मार्शल आत्मा को बैंगनी सोने की मार्शल आत्मा में विकसित होने में मदद कर सकता है। मेरी मार्शल आत्मा केवल एक प्लेटिनम मार्शल आत्मा है। इस बैंगनी सोने के उड़नशील आत्मा पत्थर के साथ मैं एक बैंगनी सोने की मार्शल आत्मा में विकसित हो सकता हूँ। यांग शियू ने कोमलता से मुस्कुराया। ये बहुत बढ़िया है गुरुजी, आपकी मार्शल स्पिरिट में वृद्धि के लिए बधाई। जब किन यून ने ये सुना तो वह भी बहुत हैरान हुआ। ये पहली बार था जब उसने सुना कि मार्शल आत्मा विकसित हो सकती है। कई लोगों की नज़र में बैंगनी सोने की मार्शल स्पिरिट सर्वोच्च ग्रेड थी, जबकि उनकी ऑसिलेटिंग ब्लैक मार्शल स्पिरिट सबसे ऊंची थी। यांग शियू की चंद्र मार्शल स्पिरिट स्वर्ग द्वारा प्रदत्त एक मार्शल स्पिरिट थी। हालांकि यह केवल प्लेटिनम रैंक वाली मार्शल स्पिरिट थी, फिर भी यह पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी। अब जब उसने बैंगनी स्वर्ण आत्मा विखंडन चट्टान प्राप्त कर ली है और अपनी मार्शल आत्मा को बैंगनी स्वर्ण रैंक वाली मार्शल स्पिरिट में बदल दिया है, तो इसका मतलब था कि उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी, उसकी गति भी बहुत तेज हो गई। कुछ ही देर बाद यांग शियू किन यून को उस स्थान पर ले गया जहां एक नीला उल्का गिरा था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था। वे सब बहुत निराश थे। इसके बाद वे 10 से ज्यादा उल्कापिंडों के पास गए, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। उन्हें बस एक बड़ा सा अग्निकुंड मिला। ऐसा लगता है कि उड़ने वाली आत्मा का पत्थर प्राप्त करना एक दुर्लभ अवसर है। यांग शियू ने धीरे से आह भरी और किन यून को पास के उल्कापिंड की ओर ले जाना जारी रखा। जल्द ही वे दूसरे लैंडिंग पॉइंट पर पहुंच गए। आग की लपटें बुझ चुकी थीं। गड्ढे के बीच में कुछ दिखाई दे रहा था, 2 विशाल चट्टानें। किन यून और यांग शियू तुरंत ही बहुत खुश हो गए और वे क्रेटर के केंद्र की ओर दौड़ पड़े। ये तो एक साधारण पत्थर है, लेकिन इसके अंदर कुछ है। किन यून को अंदर क्या है ये जानने के लिए बस पत्थर को हल्के से छूना पड़ा। उसने अपना हथौड़ा निकाला और एक बड़े काले पत्थर पर मारा। ये काला पत्थर 2 मीटर से अधिक ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा था। किन यून और यांग शियू ने हथौड़े से पीटना शुरू किया और देखते ही देखते 10 से ज्यादा टुकड़े हो गए। फिर उन्होंने अंदर कुछ ढूंढने के लिए उन्हें थोड़ा थोड़ा करके तोड़ना शुरू कर दिया। यह क्या है? किन यून ने ईंट के आकार का एक चौकोर सफेद जेड का टुकड़ा निकाला। जब उसने उसे हाथ में लिया तो पाया कि वह बहुत हल्का था, सिर्फ 2 लियांग के आसपास। ये बेहद अजीब था। यह एक भारी स्पिरिट जेड है। यांग शियू अनुभवी और जानकार थी, इसलिए उसने इस पत्थर को पहचान लिया और कहा, अध्याय 78 चोरी। किन यून ने पहले कभी हैवी स्पिरिट जेड नहीं देखा था, लेकिन उसने इसके बारे में सुना था। यह एक बहुत ही कीमती अयस्क था।
ऐसा कहा जाता था कि जब तक अंगूठे के आकार का हैवी स्पिरिट जेड गर्म होता रहेगा, उसका वजन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और कई दर्जन किलोग्राम तक पहुंच सकता है। यदि आग की गुणवत्ता अधिक होती तो हैवी स्पिरिट जेड अधिक भारी और कठोर हो जाता। जल्द ही यांग शियू को भी हैवी स्पिरिट जेड का एक टुकड़ा मिल गया। ये शोधन के लिए था, इसलिए उसने इसे किन यून को दे दिया। यह विशाल काला पत्थर पहले ही उनके द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, इसलिए उन्हें कुल 3 भारी आत्मा जेड के टुकड़े मिले। अगला है ये पत्थर। किन यून ने एक और शिलाखंड की ओर देखा और उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ कहा। उसने गड़ने वाला हथौड़ा घुमाया और एक ही वार में उसे चकनाचूर कर दिया। इसके बाद उसके भीतर से लाल रोशनी के 2 बिंदु फूट पड़े। उस समय किन यून और यांग शियू ने एक भयानक आभा महसूस की, जैसे पृथ्वी कांप रही हो। आंतरिक शक्ति की एक शक्तिशाली लहर उमड़ पड़ी। यांग शियुए की अभिव्यक्ति बदल गई और वह तेजी से किन यून पर झपटी, जिससे वह दूर उड़ गया। यह मास्टर वेई है। किन यून क्रोधित हो गया। मास्टर वेई और अन्य लोगों ने जब वे यहाँ थे तब उन पर हमला किया था। इससे ये स्पष्ट था कि पत्थर से निकले लाल प्रकाश के 2 धब्बे निश्चित रूप से बहुत कीमती वस्तुएं थीं। यांग शियुए के खड़े होने के बाद वह तुरंत मास्टर वेई के पास पहुंची। किन यून 2 लाल अयस्कों की ओर दौड़ा। वेई जुवानकोंग, यान यून और कई युवा भी दौड़े आए। वे आंतरिक शक्ति से किन यून की ओर उमड़ पड़े। किन यून के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर उसे गोली लग जाती तो भले ही उसकी मौत न होती, कम से कम वह अपंग तो हो ही जाता। हा, शून्य आत्मा पत्थर कितना बड़ा टुकड़ा है। वेई जुवानकुन ने एक चौकोर पत्थर उठाया जो लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था और जोर से हंसा। मुझे भी एक मिल गया। वह तियानकी साम्राज्य का तीसरा राजकुमार था और उसके पीछे कुछ अन्य शक्तिशाली बुजुर्ग थे। लोगों के इस समूह में सबसे शक्तिशाली जनरल युआन था, जो मार्शल बॉडी क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। यांग शियू के न होने से किन यूं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह बस अपने दांत भींच और मुठियां भींचकर उन्हें 2 शून्य आत्मा रत्नों को छीनते हुए देख सका। ये खास तौर पर वेई जुवानकुन और यांग यूं के लिए सच था। वे बेहद उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने किन यूं की वस्तु चुरा ली थी और वह एक बहुत ही कीमती शून्य आत्मा रत्न था। किन यूं के गुस्से भरे भाव देखकर वे बेहद खुश हुए। भाई कुन, किन यूं अकेली है क्या हमें? यांग यूं ने धीमी आवाज में कहा। उसका सुंदर चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। किन यून के पास कई अच्छी चीजें थीं, जिनमें विशालकाय आत्मा राजा हथौड़ा के ब्लूप्रिंट और एक भंडारण कलाकृति शामिल थी। ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन था और यह अपरिहार्य था कि वे इसे छीनने की इच्छा महसूस करेंगे। किन यून ने देखा कि वेई जुवानकुन और उसके साथियों के चेहरे लालच और क्रूरता से भरे हुए थे। उन्होंने दांत पीस लिए। इस समय मास्टर वेई की दूर से तत्काल पुकार आई। आप सभी जल्दी से पीछे हटें। वेई जुवानकोंग और अन्य लोगों को अचानक याद आया कि यांग शीशी के पास एक अत्यंत शक्तिशाली चंद्र मार्शल स्पिरिट थी और इसकी शक्ति अथाह थी। जब उन्होंने शून्य आत्मा रत्न चुराया था, यांग शियू ने पहले ही देख लिया था। अगर उसने फिर से किन यून पर हमला किया तो जब तक वह जिंदा है वह किसी भी कीमत पर बदला जरूर लेगी। वेई जुवानकांग और समूह के बाकी लोग तीसरे राजकुमार तियानकी के साथ 2 अलग अलग रास्तों से भाग गए। किन यून ने उनके दूर चले जाने का इंतजार किया और यांग शियू की ओर देखा। वह अभी भी मास्टर वेई से युद्ध में उलझी हुई थी। मास्टर वेई एक शिलालेख मास्टर थे और उनके पास काफी सारे आत्मा ताबीज थे, इसलिए उनसे निपटना इतना आसान नहीं था। वेई जुवानकुन, बस तुम रुको, मैं अपना बदला लूंगा। किन यून उस विशाल गड्ढे से बाहर निकला और उस दिशा में पीछा किया जहां वेई जुवानकुन और उसके साथी पीछे हटे थे। रास्ते में वह उनके निशान ढूंढता रहा। शून्य आत्मा पत्थर स्थानिक आत्मा कलाकृतियों को गढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री थे। ये अत्यंत दुर्लभ थे और अगर कोई इन्हें थोड़ा सा मिलाकर स्थानिक आत्मा शिलालेखों के साथ मिला दे तो स्थानिक आत्मा कलाकृतियां गढ़ने में सक्षम हो सकता था। वेई जुवानकुन और तीसरे राजकुमार की बात करें तो उनके द्वारा जब्त किए गए 2 सिक्के बहुत बड़े थे। किन यून और यांग शियू ने उन्हें सबसे पहले खोजा था और वे उनके थे। किन यून ने गुप्त रूप से वेई जुवानकुन और कंपनी का पूरे रास्ते पीछा किया था और रास्ते में एक गुप्त नोट भी छोड़ दिया था। जिन लोगों को गुप्त रूप से याद था कि वह और यांग शियू अंदर आए थे और उन्होंने हाँ कहा था, वे फैलाव को रोकने के बाद जल्दी से एक दूसरे को ढूंढ सकते थे। उसकी ट्रैकिंग क्षमता बहुत मजबूत थी और उसने इसे डिंग तियानचुन से सीखा था। इसके अलावा वेई जुवानकुन और बाकी लोग जाते समय कोई निशान नहीं छोड़ते थे। गहरी रात में किन यून को एक खाली जगह दिखाई दी। वेई जुवानकुन और उनके साथी इस खाली जगह पर डेरा डाले हुए थे। उनकी संख्या 1 दर्जन से ज्यादा थी। खाली जगह दर्जनों मीटर ऊंचे पेड़ों से भरी थी। किन यून उनमें छिपा हुआ था। उसने ध्यान से देखा। इन लोगों में वेई जुवानकुन और यान यून, जनरल युआन और उनकी बेटी युआन यानियंग और बाकी छात्र थे जिनके वेई जुवानकुन के साथ अच्छे संबंध थे। ये सभी मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर थे। किन यून को सबसे ज्यादा चिंता जनरल युआन की थी। मार्शल बॉडी के 7वें स्तर पर उसका साधना आधार था। इसके अलावा वह सैकड़ों युद्धों से गुजर चुका था और उससे निपटना बहुत मुश्किल था। एक बार जब वह ब्लैक यान कला को पूर्णता की अवस्था तक विकसित कर लेता है तो वह अपनी आंतरिक ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हो जाता है। वह अपने रोमछिद्रों से सांस ले पाता है और अपने शरीर के तापमान को हर समय पर्यावरण के साथ एक समान बनाए रख पाता है। मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि प्रबल आध्यात्मिक भावना वाले पशु को भी उसके अस्तित्व का पता लगाना कठिन होगा। वह जंगल के किनारे एक बड़े पेड़ पर छिप गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। अचानक एक व्यक्ति तंबू से बाहर निकला।
वह वेई जुवानकुन था। यान यून भी उसके पीछे बाहर चला गया। वेई जुवानकुन जनरल युआन के तंबू के बाहर पहुंचे। उनसे कुछ बातें करने के बाद जनरल युआन तंबू से बाहर निकले और वेई जुवानकुन और यान यून के पीछे पीछे अंधेरे और शांत जंगल में चले गए। वे किन यून की दिशा की ओर बढ़ रहे थे। वेई जुवानकुंग और कंपनी जंगल में प्रवेश कर गए और किन यून से लगभग 50 मीटर दूर रुक गए। किन यून ने अपना ध्यान केंद्रित किया और उनकी बातचीत सुनी। रात गहरा चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। हालांकि वे कई दर्जन मीटर दूर थे, फिर भी वह वेई जुवानकुंग और बाकी लोगों की आवाजें सुन सकता था। जनरल युआन यानयन का मंगेतर किन तियानई है। हालांकि जब से वह किन यून द्वारा घायल हुआ है, मैंने उसे हुआ लिंग वू अकादमी में कभी नहीं देखा। वह पूरी तरह से अपंग हो गया होगा। वेई जुवानकुन ने धीमी आवाज में पूछा। ये सब उस छोटे बदमाश किन यून की वजह से है। जनरल युआन ने धीमी आवाज में उसे गुस्से से डांटा। जब किन यून ने ये सुना तो वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। उस समय जब महागुरु ने युआन यानयन को उसकी अजीब बीमारी से मुक्त किया था, जनरल युआन बहुत आभारी थे। अब वह उन्हें इस तरह डांट रहे थे। वेई जुवानकुंग ने शरारत से हंसते हुए कहा, अब हमारे पास उसे किन तियानई से शादी करने से रोकने का एक तरीका है। जनरल युआन चौंक गया। उसने यान यूं की तरफ देखा और जल्दी से पूछा, कौन सा तरीका? इसका मतलब है कि मैं युआन यानयन को अपनी उपपत्नी बनाना चाहता हूँ। वेई जुवानकुन के शब्दों ने दूर बैठे किन यून को चिंतित कर दिया। यान यूं किनारे पर था, फिर भी वह जोर से कह सकता था। जाहिर है उसने यान यूं की सहमति ले ली थी। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। उन कुलीन परिवारों की तुलना में जनरल युआन की ताकत बहुत कमजोर थी। हालांकि युआन यानयन की प्रतिभा खराब नहीं थी, लेकिन वह यान यूं जितनी अच्छी नहीं थी। उनके युआन परिवार में वेई जुवानकुन और यान यूं का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता नहीं थी। ऐसा क्यों? जनरल युआन हैरान रह गया। उसने हैरानी से यान यूं की तरफ देखा और पूछा, यह मेरे पिता की इच्छा है। मेरे पिता के समर्थन के बिना महारानी कुछ नहीं कह सकती। आखिरकार किन तियानई पहले ही अपंग हो चुकी हैं। वेई जुवानकुन ने अचानक अपनी आवाज दबा दी और आगे कहा, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मेरे पिता ने अभी अभी एक चमत्कारी साधना कला प्राप्त की है जिसका अभ्यास केवल युवा पुरुष ही कर सकते हैं। ये साधना पद्धति यिन और यांग का संयोजन है और इसे उन युवतियों के साथ संयोजित करने की आवश्यकता है जिन्होंने आंतरिक युआन तक साधना की है। युआन यानयन अभी भी कुंवारी है और मेरे साथ साथ साधना कर सकती है। न केवल मेरे साथ, बल्कि वह अपनी साधना को भी तेजी से बढ़ा सकती है। यान यूं, जो बगल में खड़ा था, भी धीमी आवाज में हंसा। भाई कुन और मैंने साधना करने के बाद मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गए। अध्याय 79 दानव कलाएं। किन यून का दिल बेचैन था। उसने कभी ऐसी साधना तकनीक देखने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने महसूस किया कि यह मामला निश्चित रूप से इतना सरल नहीं था। वेई जुवानकुंग ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, इस समय पूर्णिमा यिन के शिखर पर है। मेरे साथ उसका प्रशिक्षण बिल्कुल सही है। जनरल युआन, अगर यह मामला सफल रहा तो आपको मेरे पिता का समर्थन प्राप्त होगा। यान के ड्यूक भी गुप्त रूप से आपकी सहायता करेंगे, जिससे आपकी शक्ति और स्थिति तेजी से बढ़ेगी। ठीक है। जनरल युआन ने एक क्षण सोचा और फिर चेहरे पर खुशी के भाव के साथ सहमत हो गए। किन यून को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अपने पद की खातिर जनरल युआन ने कृतज्ञता भी की थी। अपनी बेटी को धोखा देना कोई अजीब बात नहीं थी। चर्चा समाप्त होने के बाद जनरल युआन जल्दी से युआन यानिन को खोजने के लिए शिविर में लौट आए। वेई जुवानकुन और यान यूं उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ये देखकर कि उसके पास शून्य आत्मा रत्न नहीं है, किन यूं ने उन्हें सचेत करने की कोई कोशिश नहीं की। भाई कुन, युआन यानयन को इकट्ठा करने के बाद आपकी साधना निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती तो आप हृदय सूत्र की साधना कर पाएंगे और फिर मेरे साथ द्वि साधना कर पाएंगे। यान यूं ने व्यंग्य किया, वह रंडी युआन यानयन, जब आप उसे इकट्ठा करके उसकी मरम्मत कर लेंगे तो वह एक बूढ़ी और बदसूरत औरत बन जाएगी। जब किन यून ने ये सुना तो वह चुपके से हौंफने लगा। कटाई का ये तरीका सचमुच एक राक्षसी कला थी। उस समय ड्यूक यान ने किन यून को राक्षसी कलाओं का अभ्यास करने वाला कहकर बदनाम किया था। उसने कहा था कि किन यून अक्षम्य है। हालांकि इस समय ड्यूक ऑफ यान की पोती और पोता एक शातिर राक्षसी कला की खेती कर रहे थे। किन यून इन पाखंडी लोगों के समूह को पहचान गया। उनमें से हर एक धार्मिकता की बात करता था, जबकि वे मन ही मन बुराई से भरे हुए थे। देर रात आकाश तारों से भर गया और एक गोल चांद आसमान में लटक रहा था। शिविर में सभी लोग आराम कर रहे थे। तभी किन यून शिविर में घुसा और सावधानीपूर्वक वेई जुवानकुन के तंबू के पास पहुंचा। जनरल युआन ने युआन यानयन को पहले ही बता दिया था कि यान यून उसे ढूंढ रहा है और उसे यान यून और वेई जुवानकुन के तंबू में अकेले जाने को कहा था। इस मामले को सुलझाने के लिए जनरल युआन ने छात्रों को अन्य तंबुओं से बाहर बुलाया और उन्हें आसपास के जंगलों में गश्त लगाने को कहा। युआन यानयन ने एक बड़े तंबू में प्रवेश करने के बाद मुस्कुराते हुए पूछा, बहन यान यून, क्या बात है? अंदर आते ही उसने वेई जुवानकुन को देखा, जो नंगी छाती था और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। उसके बगल में यान यून खड़ी थी। उसका खूबसूरत चेहरा द्वेष और उपहास से भरा हुआ था। युआन यानयन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो वहां से जाने ही वाली थी कि यान यूं दौड़कर आया और उसे खींचकर बिस्तर पर ले गया। वेई जुवानकुन ने भयावह ढंग से मुस्कुराते हुए खुद को बिस्तर पर युआन यानयन पर फेंक दिया। छोटी कुतिया, आज रात तुम मेरी हो, वेई जुवानकुन ने भयावह मुस्कान के साथ कहा। बाहर से उसकी बातें सुनकर किन यून की भौहें तन गईं। उसने आसमान में चमकते चांद को देखा और एक भूतिया ब्लेड निकाला।
उसने हैंडल को कसकर पकड़ लिया और हमला करने के मौके का इंतजार करने लगा। मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, पिताजी, मुझे बचाओ, युआन यान बेचैनी से चिल्लाया। वह मार्शल बॉडी के केवल चौथे स्तर पर थी। जहां तक यान यूं की बात है, वह मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर थी, जबकि वेई जुवानकुन 6ठे स्तर पर था। हा, वेई जुवानकुन ने शैतानी मुस्कान दी। मेरे साथ अधिक ईमानदार रहो और बड़े भाई कुन के साथ अच्छा सहयोग करो। यान यून ने शाप दिया और युआन यानिन के सुंदर चेहरे पर तब तक थप्पड़ मारे जब तक कि वह लाल और सूज नहीं गया। युआन यानिन ने सहयोग नहीं किया। वह संघर्ष करती रही और निराशा में रोती रही। वह बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन वह अपने पिता द्वारा विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुतिया, मेरे बड़े भाई कुन का कौन सा अंक किन तियानी से बेहतर नहीं है? तुम किस बात का विरोध कर रही हो? यान यूं ने डांटा। तुम बेरहम जानवर हो। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें खुद को कलंकित नहीं करने दूंगी। युआन यानियन की आवाज दुख और दर्द से भरी हुई थी। उस पल उसे कई बातें समझ में आईं। उसे अचानक याद आया कि किन यून कितना निराश और लाचार था जब कई पुराने अधिकारियों ने उसकी आत्मा की नसों को अपंग बना दिया था। अब आखिरकार उसे भी वैसा ही महसूस हुआ, ये याद करते हुए कि कैसे उसने किन यून को अलग थलग कर दिया था। उसे एक अतुलनीय अपराध बोध का एहसास हुआ। इससे उसका दिल और भी टूट गया। इस वक्त उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं था, बस अफसोस इस बात का था कि उसने किन यून से माफी नहीं मांगी। यान यून ने रोती और संघर्ष करती युआन यानियन को पकड़ लिया। जैसे ही वह उसके कपड़े फाड़ने वाली थी, उसे एक फटने की आवाज सुनाई दी। बात ये नहीं थी कि उसके कपड़े फट गए थे, बल्कि तंबू में एक छेद हो गया था। एक आकृति उड़कर तंबू में आ गई। ये किन यून था। जब यान यूं और वेई जुवानकुन ने किन यून का चेहरा देखा और विरोध करना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किन यून की भूतिया तलवार ने वेई जुवानकुन की छाती पर हवा की तरह वार किया। ये पवन भेदक मुट्ठी के 6 रूपों में से एक तरंग भेदक रूप था। स्विश, वेई जुवानकुन की छाती पर एक घाव हो गया था और उसमें से खून बह रहा था। उसने आंखें चौड़ी करके किन यून को देखा। उसके दिल में बेपनाह नफरत उमड़ पड़ी। उसे लगा जैसे मौत उसके सामने है और जिसने उसे मौत के मुंह में धकेला है वह कोई और नहीं बल्कि वही किन यून है जिससे वह दिलो जान से नफरत करता था। वेई जुवानकुन को सबसे अधिक गुस्सा इस बात पर आया कि घबराए हुए यान यून ने वास्तव में उसे छोड़ दिया और तंबू से भाग गया। टकराना। वेई जुवानकुन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा और खून से लथपथ होकर मर गया। किन यून ने कंबल पर लेटी युआन यानियन की ओर देखा और धीरे से आह भरी। फिर उसने तंबू में टटोला और जल्दी से एक बंडल ढूंढ निकाला। अंदर न सिर्फ शून्य आत्मा पत्थर थे, बल्कि कुछ पारदर्शी फल भी थे। ये रंगहीन फल डिंग तियानचुन के शरीर से जहर निकालने के लिए जरूरी थे। अब उसे यकीन हो गया था कि मास्टर वेई और उनके बेटे ने ही उसे जहर दिया था। युआन यानियन ने पहले ही अपने कपड़े पहन लिए थे। वेई जुवानकुन को खून से लथपथ देखकर वह बहुत शांत दिख रही थी। जब उसने किन यून की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर उलझन सी छा गई। वह अपराध बोध और कृतज्ञता से भरी हुई थी। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस शून्य आत्मा रत्न वापस पाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा वेई जुवानकुन एक खलनायक है जो शैतानी कलाओं का अभ्यास करता है। अगर वह तुम्हारे खिलाफ ऊर्जा पुनःपूर्ति की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं स्वर्ग की ओर से ऐसा करूंगा। ये कहकर किन यून तंबू से बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने जनरल युआन और यान यून को बाहर देखा। यान यून ने किन यून की ओर इशारा किया और चिल्लाया, यह वही है, इसने भाई कुन को मार डाला। युआन यानियन भी बाहर चली गई। जनरल युआन को देखते ही वह गुस्से से चिल्लाई, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप मुझे अपवित्र करने में उनका साथ दे रहे थे? ये सब तुम्हारे भले के लिए है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ और मुझे किन यून को मारने दो। जनरल युआन ने ठंडे स्वर में कहा और फिर किन यून को घूरा। उसने गुस्से से पूछा, युवा मास्टर वेई कैसे हैं? मृत। किन यून ने उदासीनता से कहा। युआन यानियन चिल्लाते हुए किन यून के सामने पहुंची, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो। किन यून ने उनके साथ कोई समय बर्बाद नहीं किया और अपने किंग गोन का उपयोग करते हुए भागने का अवसर लिया। हालांकि जनरल युआन कोई आसान शिकार नहीं था, इसलिए उसने उसे रोकने के लिए तुरंत उसका पीछा किया। पिताजी, उसे जाने दो, उसने मुझे बचा लिया। युआन यानियन तुरंत वहां जाना चाहती थी, लेकिन दुष्ट यान यूं ने उसे पकड़ लिया। युआन यानियन ने दांत पीसकर यान यूं से पागलों की तरह लड़ाई की। हालांकि यान यूं द्वारा छोड़ी गई आंतरिक शक्ति ने उसे रोक दिया। यान यूं ने ठंडे स्वर में कहा, जनरल युआन, भाई कुन की मृत्यु हो चुकी है। अगर आपने आज किन यूं को नहीं मारा तो मास्टर वेई आपके मरने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वेई जुवानकुन मर चुका था, लेकिन यान यूं आश्चर्यजनक रूप से शांत था। ये सुनकर किन यून मन ही मन आश्चर्य से चिल्लाया। उसका मानना था कि यान यून ने राक्षसी कलाओं में साधना की थी, इसलिए उसका स्वभाव बदल गया था। अध्याय 80 ब्लू स्टार पैलेस। किन यून, मर जाओ। केवल अपना शरीर मास्टर वेई को सौंपकर ही उनका क्रोध शांत हो सकता है। जनरल युआन ने अपने हाथ में बड़ी कृपाण लहराई और काटने ही वाला था कि अचानक हवा का एक झोंका आया, जिसके साथ एक शक्तिशाली राक्षसी जानवर की आभा थी। गर्जन। एक बाघ के आकार का जानवर झपटा और जनरल युआन को उड़ा दिया।
ये स्टील टाइगर था। यह कोई और नहीं बल्कि 8वें स्तर का किलिन स्टील टाइगर था जिससे किन यू की मुलाकात डिंग तियानचुन से पहले हुई थी। इतने शक्तिशाली राक्षसी जानवर से जनरल युआन निपट नहीं सकता था। यान यूं भी लिंगू स्टील टाइगर को आते देख चौंक गई। उसने जल्दी से युआन यानेंग को छोड़ा, मुड़कर भाग गई। लेकिन किसने सोचा होगा कि युआन यानेंग तेजी से अपनी लंबी कृपाण उठाएगी और अत्यंत तेजी से उसका पीछा करेगी, अपनी कृपाण से वार करेगी। आह! यान यूं की पीठ पर एक बड़ा सा छेद हो गया था। वह धीरे से मुड़ी और बर्फ जैसी ठंडी युआन यानेंग को डर से देखने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि युआन यानयान जैसी कमजोर लड़की वास्तव में किसी को मार डालेगी, और यहाँ तक कि उसे भी मार डालेगी, क्योंकि हुआ लिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी में उसने हमेशा युआन यानयान को धमकाया था और उसे नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन अब उसके एक ही वार से वह बुरी तरह घायल हो गई थी। किन यून को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे अनुभव करने के बाद युआन यानयान पहले ही पूरी तरह परिपक्व हो चुकी थी। स्विश! युआन यानयान ने अपनी कृपाण से यान यूं की गर्दन पर फिर वार किया। उसका सिर पूरी तरह से धड़ से अलग हो गया था। उसके उदास और डरावने चेहरे को देखकर किन यूं को अनायास ही जियाओ युलान की याद आ गई। स्टील टाइगर ने पहले ही जनरल युआन को मार डाला था, लेकिन उसने उसे खाया नहीं। जब युआन यानयान ने अपने पिता को मरते देखा तो वह अचानक जमीन पर बैठ गई और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह रोई और किन यून पर चिल्लाई, जल्दी से चले जाओ, मैं राक्षस जानवर को पकड़ लूंगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह जल्दी से खड़ी हो गई, अपने बड़े ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और किन यून की रक्षा के लिए काइलिन स्टील टाइगर के सामने खड़ी हो गई। किन यून ने स्टील टाइगर की आंखों में देखा। हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह शांत हो गया। उस दिन जब लिनलिन स्टील टाइगर घायल हुआ था तो उसने यही दवा लगाई थी। चूंकि अब उस पर कोई हमला नहीं हुआ तो ये कृतज्ञता का ऋण चुकाना चाहिए। उसने आह भरी और युआन यानयांग से कहा, इस बाघ का अपना दिमाग है, ये तुम पर हमला नहीं करेगा, तुम अपना ख्याल रखना। युआन यानयान कुछ कहने ही वाली थी कि उसने किन यून को ज्वलंत बादलों के कदमों से शिविर से बाहर निकलते देखा। वह कृतज्ञता से भर गई और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उसने पहले किन यून को निराश किया था। जो छात्र बिछड़ गए थे वे भी जंगल से लौट आए। जैसे ही वे लौटे, स्टील टाइगर ने जोर से दहाड़ लगाए। उस आभा ने उन्हें इतना डरा दिया कि वे कांप उठे। यह 8वें चरण का जानवर है, स्टील किलिन टाइगर। चूंकि जनरल युआन मर चुका है, इसलिए अगर हम आगे भी जाएं तो भी रास्ता बंद रहेगा। सब लोग भागो! एक छात्र चौंककर चिल्लाया, मुड़ा और भाग गया। उन्होंने युआन यानयान को भी देखा, जो जमीन पर जोर जोर से रो रही थी, और उन्होंने सोचा कि वह डर के मारे रो रही है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग पल भर में दूर भाग गए। किन यून एक पेड़ के पीछे छिप गया और दूर से युआन यान और स्टील टाइगर को देखता रहा। एक क्षण बाद युआन यानयान ने रोना बंद कर दिया और अग्नि ताबीज निकाल लिया, जिससे घटनास्थल पर सभी लाशें जल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्टील टाइगर से बात कर पा रही हो। वह पास गई और बाघ के सिर पर हल्के से हाथ फेरा, फिर सावधानी से उसकी पीठ पर सवार हो गई। स्टील टाइगर गुर्राया और उसे जंगल में ले गया। किन यून थोड़ा हैरान हुआ और उसने मन ही मन आह भरी। उसने अभी अभी पकड़ा हुआ शून्य आत्मा रत्न निकाला और बुदबुदाया, एक और टुकड़ा है जो तियांकी राज्य के तीसरे राजकुमार ने छीन लिया है। मेरा इंतजार करो। वह जंगल में भागता हुआ कई छिपे हुए अभिलेख पीछे छोड़ता चला गया। भोर में आखिरकार उसे यांग शियू दिखाई दिया। यांग शियू के काले कपड़े थोड़े झुर्रीदार थे। ये स्पष्ट था कि वह एक गहन युद्ध से गुजरी थी। ये देखकर कि किन यून ठीक है, उसने राहत की सांस ली और कहा, यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मास्टर वेई चीजें लूटेंगे। गुरुजी, मैंने वेई जुवानकुन से एक ईथर पत्थर लिया है, किन यून ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने शून्य आत्मा पत्थर निकाला था। यांग शियुए थोड़ा लड़खड़ाई। उसे याद आया कि वेई जुवानकुन के साथ कई ताकतवर लोग थे। जनरल युआन भी उनमें से एक था। फिर भी किन यून शून्य आत्मा रत्न को वापस पाने में कामयाब रहा था। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें ये कैसे मिला? ये तो बहुत खतरनाक है। किन यून ने पूरी प्रक्रिया समझाई। सौभाग्य से किसी को पता नहीं चला कि तुमने वेई जुवानकुन को मार डाला और यान यूं भी मर गया। मुझे ज्यादा चिंता इस बात की है कि युआन यानयान ये बात जोर से कह देगी। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी दयालुता को नहीं भूलेगी। यांग शियुए को जब ये सब पता चला तो वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे प्रोफेसर डिंग के विषहरण का रंगहीन फल मिल गया है। मैं राक्षसी जानवरों के प्रति उनकी भावनाओं की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। अगर उन्होंने उस समय मुझसे स्टील टाइगर को छोड़ने के लिए नहीं कहा होता तो मैं अभी यहाँ खड़ा नहीं होता। यांग शियू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, भविष्य में तुम्हें उससे सीखना होगा। हुआलिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में उसके जैसे अच्छे शिक्षक बहुत कम हैं। चलो उन पहाड़ों पर चढ़ते हैं और गिरते हुए स्टार पैलेस को देखते हैं। किन यून और यांग शियू ने उस रात बिल्कुल भी आराम नहीं किया। वे दौड़कर पहाड़ पर चढ़ गए और उस पर चढ़ने लगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें 3 प्रकार के पत्थर मिले। रास्ते में किन यून ने हैवी स्पिरिट जेड का एक टुकड़ा निकाला और उसे प्यार से सहलाया। तीसरे राजकुमार तियानकी, है ना? जब तक यह आदमी मरा नहीं है मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे हमारा शून्य आत्मा रत्न वापस मिल जाए। यांग शियुए को ये सोचकर तुरंत गुस्सा आ गया। ये पहली बार था जब उसे लूटा गया था। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो दूर से ही दृश्य देखकर किन यून और यांग शियू दंग रह गए। तारे बड़ी तेजी से गिर रहे थे, लेकिन स्टार पैलेस एकदम सही स्थिति में संरक्षित था।
पहाड़ की चोटी पर एक विशाल समतल क्षेत्र था जिसमें बड़ी मात्रा में नीले जैड और नीली ईंट से बना एक महल था जो किसी भी अन्य शाही महल की तुलना में अधिक भव्य था। 9 सूर्यों के प्रकाश में नीला जैड नीले प्रकाश के विस्फोट छोड़ता हुआ प्रतीत होता था जिससे यह एक शानदार रूप प्रदान करता था। 9 स्तरों में से एक स्तर सबसे अधिक आकर्षक था। टावर की हर एक मंजिल बेहद ऊंची और विशाल थी। हालांकि केवल 9 मंजिलें थीं, लेकिन वे 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थीं। वे सभी नीले जैड से बनी थीं और नीली रोशनी से जगमगाती हुई वे भव्य और विस्मयकारी लग रही थीं। वे सब गेट पर हैं, किम यून ने कहा। राष्ट्रपति और कंपनी को भी यहाँ होना चाहिए। इस समय काफी लोग पहाड़ पर चढ़ चुके थे। स्टार पैलेस देखकर वे सब नीचे उतर आए। चलो हम भी चलकर देखते हैं, यांग शियुए ने कहा। वे दोनों भी तेजी से पहाड़ से नीचे उतरे और स्टार पैलेस के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। स्टार पैलेस के गेट के सामने सभी विशेषज्ञ इकट्ठा हुए। मास्टर वेई, ड्यूक यान और अन्य लोग भी उनमें शामिल थे। किम यून ने भी डुआन गन को आते देखा। तीनों ब्लैक लेवल मार्शल अकादमियों के शिक्षक आ चुके थे। लियू निंग, जिसने विशालकाय स्पिरिट किंग हैमर खो दिया था, भी मौजूद था। उनमें 100 से अधिक लोग थे जिनमें कई दर्जन छात्र भी शामिल थे। क्यू योंग, किम यून ने अचानक दूर से एक व्यक्ति को आते देखा। ये क्यूकी साम्राज्य का तीसरा राजकुमार क्यू योंग था जिसने उससे शून्य आत्मा रत्न छीन लिया था। क्यू योंग अपनी पीठ पर एक बैग ले जा रहा था और बैग के अंदर शून्य आत्मा पत्थर था जिसे उसने चुराया था। जैसे ही उसने किम यून और यांग शियू को देखा, वह चिंतित होकर चिल्लाया, जल्दी से मेरी रक्षा करो। किम यून और यांग शियुए हमेशा से ही बहुत आकर्षक रहे थे, इसलिए सभी ने उन्हें देखा था। जैसे ही क्यू योंग की आवाज सुनी गई, यांग शियू उड़कर आए और बिना कुछ कहे उसने अपना एक हाथ नीचे की ओर मारा जिससे क्यू योंग जमीन पर गिर गया और खून थूकने लगा। अचानक सभी लोग अवाक रह गए। यांग शियुए ने क्यू योंग को भीख मांगने का मौका भी नहीं दिया और सीधे हमला कर दिया। क्योंकि साम्राज्य के एक पुराने अधिकारी ने दहाड़ते हुए कहा, यांग शियुए, क्या तुम पागल हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे यांग शियुए ने रोक दिया। हमने शून्य आत्मा पत्थर की खोज सबसे पहले की थी, लेकिन इसे क्यू योंग, मास्टर वेई और अन्य लोगों ने छीन लिया। दूसरा टुकड़ा वेई जुवानकुन के हाथों में है, इसलिए उनका ठिकाना अज्ञात है। जैसे ही उसने बात की, यांग शियू ने क्यू योंग के बैग से शून्य आत्मा पत्थर निकाला। वह एक मजबूत हत्या की मंशा प्रकट कर रही थी जिसने क्यूई साम्राज्य के लोगों को उसके करीब आने से रोक दिया। शून्य आत्मा पत्थर छीनना अभी भी एक बहुत बड़ी गलती थी। मास्टर वेई भी इसमें शामिल थे। सब लोग तुरंत उनकी ओर देखने लगे। मास्टर वेई ने तुरंत गुस्से से कहा, बकवास मत करो, मैंने कभी कोई शून्य आत्मा पत्थर नहीं देखा, ऐसी कोई चीज नहीं है। सब लोग उस पर विश्वास मत करो।